हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। माई सेल्फ सी अदिति त्यागी, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि जितने सारे फॉर्मूलाज हैं पोर्टफोलियो चैप्टर के अंदर, वो सारे फॉर्मूलाज के पीछे क्या क्या रीजंस हैं वो हमें समझ में आ जाए, फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हो रहा है वो चीज़ें हमें समझ में आ जाए, सो दैट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्लिक हो जाए कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों ने पोर्टफोलियो चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट वीडियोस मैंने बनाई थी, 3 वीडियोस हैं अप्रॉक्स 3 आवर्स की, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, उन वीडियोस में मैंने आपको विद एग्जांपल सारे ही फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से समझाए थे, डेरिवेशन समझाई थी। इस वीडियो में सिर्फ मैं एग्जांपल्स जो हैं वो नहीं बताऊंगी। अगर आप लोगों को एग्जांपल्स की नीड लगती है तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियोस रेफ़र कर लेना। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं हैं, वो भी 3 घंटे में अगर आपको सारे ही फॉर्मूलाज विद एग्जांपल समझ में आ जाते हैं, नॉट अ बैड डील। बट इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स उनकी डेरिवेशन और उनके पीछे का क्या रीज़न है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट एग्जाम्पल्स मैं नहीं दूंगी क्योंकि फिर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा कि हम समरी डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला की, राइट। ऑल्दो मुझे सिर्फ फॉर्मूलाज बताने चाहिए और किस तरीके से वो फॉर्मूला का थोड़ा बहुत डेरिवेशन है वो बताना चाहिए, बट मैं फिर भी इन डिटेल ही डिस्कस करूँगी आपके साथ जो भी सारे फॉर्मूलाज हैं, सो दैट आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। और सिर्फ ये जो फॉर्मूला समरी वाली वीडियो है ये देख के भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएँ तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का डिस्कशन। सबसे पहली चीज़, रिटर्न क्या होता है। ठीक है, रिटर्न मीन्स आपने अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको उसके बदले कितना पैसा रिसीव हुआ। ऑफ कोर्स आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि आपने जो पैसा लगाया है उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट ज़्यादा ही रिसीव होगा, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव होता है दैट इज़ रिटर्न। एक्स्ट्रा अमाउंट किससे एक्स्ट्रा? ठीक है, आपके आउटफ्लो से एक्स्ट्रा, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, दैट इज़ व्हाट रिटर्न। ठीक है, यानी कि आपके आउटफ्लो के ऊपर कितना इनफ्लो हुआ है, ये जो गैप है दैट इज़ व्हाट रिटर्न। ठीक है, दिस मीन्स रिटर्न का फॉर्मूला क्या है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें कि रिटर्न का ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता भी था, बट स्टिल द फॉर्मूला इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो इनटू 100। डिवाइडेड बाय आउटफ्लो क्यों करना है? क्योंकि हम निकालते हैं रिटर्न इन दी परसेंटेज टर्म्स। ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 तो करना इंपॉर्टेंट है ही, एक चीज़ आपको बेस में भी लेनी पड़ेगी, राइट। और बेस में हम कौन सा अमाउंट लेंगे? द स्मॉलर अमाउंट, क्योंकि हमें क्या चीज़ पता करनी है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ रिटर्न, राइट। यानी कि क्या होता है, देखो, एक छोटा अमाउंट है विच इज़ 1000 रुपीज़ जो कि आपने आज इन्वेस्ट किया है, 1 साल बाद आपको 1100 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको बताना है कि आपका कितना रिटर्न था तो आप क्या बोलोगे? 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे जिस पे कि मुझे रिसीव हुए 1100 रुपीज़, विच मीन्स 100 रुपीज़ का रिटर्न था, राइट। अब पॉइंट क्या है कि अगर आपसे परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न पूछा जाए तो आप बोलेंगे 1000 इंटू 100, कितना आएगा? ये 10% का हमारा रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब 10% निकला कैसे? क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड किया, हमारे इन्वेस्टमेंट पे देखा कि कितना रिटर्न हमें हो रहा है। ठीक है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बेस पे ही देखोगे ना कि आपको कितना रिटर्न हो रहा है, राइट। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के बेस पे देखा कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। एक चीज़ और थी कि अगर आपको बेस डिटरमाइन करना नहीं आ रहा है तो मैंने आपको वो शॉर्टकट बताया था कि आपको बेस इस तरीके से डिटरमाइन करना होता है कि अगर आपको रिटर्न निकालना है, रिटर्न का मतलब क्या है कि आपको आज के बदले आगे आने वाले टाइम में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कितना ज़्यादा अमाउंट रिसीव हुआ है, तो आप किस के रिस्पेक्ट में देखोगे? ऑफ कोर्स ये छोटे वाले अमाउंट के रिस्पेक्ट में देखोगे कि ये बड़ा वाला अमाउंट कितना बड़ा है, राइट। इसलिए हम बेस में कौन सा अमाउंट लेते हैं? छोटे वाला अमाउंट लेते हैं, करेक्ट। ये जो ट्रिक थी ये फॉरेक्स चैप्टर में आपको ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी, यहाँ पे तो ये चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही बेस में आएगा, राइट।
चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। एक फॉर्मूला और होता है रिटर्न का। अगर मान लीजिए आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है, राइट, तो उस शेयर से आपको मिलेगा रिटर्न। अब वो रिटर्न क्या क्या चीज़ हो सकती है, रिटर्न में क्या क्या मिल सकता है। पहली चीज़, आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड रिसीव होगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द शेयर, ठीक है। सेकंड, जब आप वो शेयर को बेच देंगे तो आपको कैपिटल गेन रिसीव होगा, राइट। जब आप वो शेयर बेच देंगे तो आपको कैपिटल गेन रिसीव होगा। कैपिटल गेन क्या होता है कि आपने जिस प्राइस पे खरीदा और जिस प्राइस पे बेचा उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। आपने जिस प्राइस पे बेचा और जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था उनके बीच का डिफरेंस इज़ व्हाट, कैपिटल गेन। अगर आपने जिस प्राइस पे ख़रीदा था उससे ज़्यादा में बेच दिया, दिस मीन्स आपका गेन हो गया। अगर आपने कम में बेचा तो आपका लॉस हो गया, ठीक है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो डिफरेंस किस किस का आएगा, P0 एंड P1 का। P0 इज़ प्राइस एट द बिगिनिंग, P1 इज़ प्राइस एट द एंड, राइट। और D1 इज़ द डिविडेंड दैट यू रिसीव ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द शेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब रिटर्न किसके रिस्पेक्ट में देखना होता है, इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में देखना होता है। व्हाट इज़ योर इन्वेस्टमेंट व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ शेयर। आप उसका जो प्राइस होता है एट द बिगिनिंग, वो प्राइस इन्वेस्ट करते हो ना उस शेयर में, यानी कि आप P0 इन्वेस्ट करते हो इन दैट शेयर, ठीक है। प्राइस 0 आप इन्वेस्ट करते हो इन द शेयर। आप इस फॉर्मूला को देखो, दिस इज़ नथिंग बट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, ठीक है। दिस इज़ योर इनफ्लो विच इज़ द डिविडेंड, ऑल्सो द सेलिंग प्राइस, राइट। क्योंकि आप क्या करेंगे, आपको डिविडेंड का अमाउंट रिसीव होगा। दूसरी चीज़, आपको कौन सा अमाउंट रिसीव होगा, जब आप शेयर को बेच देंगे तो आपको एक अमाउंट रिसीव होगा, राइट। माइनस क्या करना होता है, आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या है, जब आपने शेयर खरीदा था तो आपने उसका कुछ प्राइस पे किया था, और बेस में कौन सा अमाउंट लेना होता है, ऑफकोर्स P0 विच इज़ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच इज़ योर आउटफ्लो, ठीक है। परसेंटेज टर्म्स में बताना है तो आपको मल्टीप्लाई विथ 100 करना पड़ेगा। अगर अमाउंट में बताना है रिटर्न तो सिर्फ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज़ द रिटर्न, राइट। D1 प्लस P1 माइनस P0 इज़ द रिटर्न, अगर आपको अमाउंट में फिगर देनी है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज में बताना है देन आपको आउटफ्लो से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 100, ठीक है। आई होप आप लोगों को रिटर्न एटलीस्ट क्या होता है वो चीज़ तो आपको पहले से पता भी होगी, बट मैंने यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस कर ली। चलिए दूसरी चीज़, अगर हम बात करें रिटर्न के बारे में, ठीक है। अब ये तो जो रिटर्न था ये आप देखोगे तो अगर आपको प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा गिवन है, ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा गिवन है तो आप ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और आपके पास रिटर्न निकल के आ जाएगा। प्रेजेंट डेटा से मेरा क्या मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेयर का प्राइस एट द एंड हो जाएगा 1100 का, टुडे द प्राइस इज़ 1000, डिविडेंड विल बी रिसीव्ड ऑफ ₹50, ठीक है। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, करंट फाइनेंशियल डेटा, राइट, आपको अगर दिया हुआ है देन आप ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो इनटू 100, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे, राइट। लेकिन अगर आपको डेटा दिया है ऑफ फ्यूचर, ठीक है, आपको फ्यूचर के सारे रिटर्न्स दिए हुए हैं। पॉइंट क्या है, देखो जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, तो आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम दैट शेयर, ठीक है, कि इतना रिटर्न हमें रिसीव हो जाएगा, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशंस आप कैसे बिल्ड करते हो, या तो आपको वो शेयर का प्रेजेंट डेटा गिवन होता है, आप उस प्रेजेंट डेटा के बेस पे आगे की अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हो कि ठीक है इस बार इसका रिटर्न 10% का लग रहा है, आगे आने वाले टाइम में मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आगे जो रिटर्न है उसमें ग्रोथ होगी ऑफ 5% एवरी ईयर, तो मेरा जो रिटर्न है कुछ इस तरीके से ग्रो होता चला जाएगा एवरी ईयर इन दी फ्यूचर। बट पॉइंट क्या है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड तो करी होंगी ना किसी फाइनेंशियल डेटा के बेस पे ही आपने वो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की होंगी, राइट। अब आपको 3 तरीके के फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल हो सकते हैं। द फर्स्ट इज़ आपको प्रेजेंट डेटा दिया हुआ है, ठीक है, करंट ईयर का डेटा दिया है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो करके निकाल लेंगे। आपको D1 बताया, P1 बताया, P0 बताया, अगर आपको ये प्रेजेंट डेटा दे दिया तो आपके पास सिंपल रिटर्न का फॉर्मूला है, आप रिटर्न निकाल सकते हो। और वो जो रिटर्न है वो कैसा रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, ठीक है। वही आपकी एक्सपेक्टेशंस बनाओगे ना, उसी के बेस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करोगे, राइट। उसी प्रेजेंट डेटा के बेस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करेंगे। पॉइंट क्या है कि आपको 3 तरीके के डेटा अवेलेबल हो सकते हैं। पहला मैंने बोला प्रेजेंट, दूसरा क्या है आपको फ्यूचर का डेटा गिवन हो सकता है। मान लीजिए
कि जो कंपनी है वो आपको एक प्रोजेक्टेड डेटा दे रही है, ये सारे जो रिटर्न्स हैं ये हमें होने वाले हैं। मान लीजिए वो बोल रही है कि अगले साल हमें 10% का रिटर्न हम प्रोवाइड करेंगे, उससे अगले साल हम 15% का रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, उससे अगले साल हम 20% का रिटर्न दे देंगे, ठीक है। यानी कि आप कंपनी क्या कर रही है, आपको प्रेजेंट डेटा नहीं दे रही, आपको फ्यूचर का प्रोजेक्टेड डेटा दे रही है कि भी आगे आने वाले टाइम में ये सारे रिटर्न्स पॉसिबली हो सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि अब आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करनी पड़ेंगी वो किस बेस पे करनी पड़ेंगी, ये जो फ्यूचर का प्रोजेक्टेड डेटा आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है, आप उसके बेस पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करेंगे, राइट। उसी के बेस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करेंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, जब आपको प्रेजेंट डेटा दिया था तो आपने सिंपली इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो करके आपने रिटर्न निकाल लिया, ओके। बट अगर फ्यूचर का डेटा दिया है तो फ्यूचर का जो उन्होंने डेटा बोला, मान लीजिए उन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर में हमें 10% का रिटर्न होगा, सेकेंड ईयर में 15 का होगा, थर्ड ईयर में 20% का रिटर्न होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी ने बोला वैसा ही होगा? ऑफ कोर्स नॉट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 10% भी हो सकता है पहले ही साल में 20% भी हो सकता है ये बिल्कुल भी ना हो, नेगेटिव आपका लॉस चला जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। फ्यूचर इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, राइट। ये सिर्फ इन्होंने अपनी प्रोजेक्शंस के बेस पे आपको बता दिया कि आगे आने वाले टाइम में ये सारे रिटर्न्स हो सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट कंपल्शन कि ऐसा होगा ही होगा। तो अगर ये चीज़ फिक्स है ही नहीं कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में कितना रिटर्न हमें रिसीव होगा, तो ऑफकोर्स हम इनके जो प्रोजेक्टेड डेटा है उसके हिसाब से तो नहीं चल सकते, उसके हिसाब से तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड नहीं कर सकते कि ठीक है फर्स्ट ईयर में 10% ही मिलेगा, वो कह रहे हैं तो मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप क्या देखोगे कि वो जो उन्होंने फ्यूचर डेटा दिया होगा ना, उसके साथ उन्होंने प्रोबेबिलिटीज़ भी बताई होंगी, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर में आपका रिटर्न 10% हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज़ 20%, ठीक है। देयर आर 20% चांसेस दैट फर्स्ट ईयर का जो रिटर्न है दैट विल बी 10%, ठीक है। यानी कि अब क्या है, आपको जो आगे आने वाले टाइम पीरियड के लिए रिटर्न्स उन्होंने बताए होंगे, उसके साथ साथ उन्होंने आपको प्रोबेबिलिटीज़ भी दी होंगी कि पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में आपको 10% का रिटर्न मिले, या फिर 10% का रिटर्न मिले, या फिर 15 भी हो सकता है, या 5 भी हो सकता है, या 20 भी हो सकता है। दीज ऑल आर दी रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, आप इसमें से कोई एक रैंडमली तो चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, कि मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 15% रिटर्न होगा, ऑफ कोर्स नहीं करोगे आप ऐसा। आप क्या देखोगे कि 5% होने के कितने चांसेस हैं, 10% होने के कितने चांसेस हैं, और उन चांसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, राइट। ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी, चांसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी। यानी कि अब ये जो प्रोबेबिलिटीज़ इन्होंने दी होंगी ऑफ ऑल दीज रिटर्न्स की परसेंटेज जो उन्होंने मेंशन की है कि फ्यूचर में हो सकती है, उसके बेस पे आपको बताना पड़ेगा कि आप कितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं फ्रॉम दैट शेयर, ठीक है। यानी आप अपना एक्सपेक्टेशंस जो है अब उसके बेस पे बिल्ड करेंगे, ठीक है। कैसे बिल्ड करेंगे, देखो पॉइंट क्या था, जब आप रिटर्न निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर डेटा, तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करना है। सिंपल, हम क्या करेंगे, 15 से मान लीजिए यहाँ पे 5% के चांसेस हैं, 20%, 25 एंड 30%, ठीक है। यानी अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करनी है ऑन बेसिस ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज़ एज वेल एज ऑल ऑफ दीज रिटर्न्स। यानी आपको सबको क्या करना है, एवरेज कर लेना है ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, 5% के कितने चांसेस हैं, 20%, प्लस 10 के कितने चांसेस हैं, 25%, और 15 के कितने चांसेस हैं, 25%, 20 के कितने चांसेस हैं, 30%। अब आप बिल्ड कर पाएंगे अपनी एक्सपेक्टेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर डेटा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रेजेंट डेटा दिया है, सिंपली हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है रिटर्न का, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो इनटू 100, हमें वही अप्लाई करना है, उसके अलावा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर डेटा दिया है तो हमें ऑफकोर्स उन चीज़ की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि कोई फिक्स नहीं बता सकता ना फ्यूचर में क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगा। मे बी मार्केट नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वॉर कंडीशन अराइज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी 100% तो आपको रिलायबिलिटी नहीं मिल सकती, इसलिए वो आपको क्या बोलेंगे कि परसेंटेजेस भी दी होंगी और प्रोबेबिलिटीज़ देंगे वो आपको, ठीक है। वो बोलेंगे कि ऐसा चांसेस हैं कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में 5% का रिटर्न होगा, तो चांसेस आर 20%,
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। अब आपको उस प्रोबेबिलिटी और उन रिटर्न्स के बेस पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करनी होंगी। और एक्सपेक्टेशंस आप कैसे बिल्ड करेंगे? एवरेज कर लेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, राइट। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए बहुत डिटेल में बता रही हूँ, सो दैट एटलीस्ट आपका बेस अच्छा हो जाए, तो आप आगे आने वाली वीडियो में जितने भी चीज़ें मैं बताऊँगी वो ईजिली आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर डेटा अगर गिवन है तो आपको किस तरीके से रिटर्न निकालना है। R1 इंटू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रिटर्न 1, ठीक है। R2 विच इज़ रिटर्न की जो परसेंटेज है, सेकेंड परसेंटेज, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, थर्ड परसेंटेज क्या दी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस तरीके से एवरेज आउट कर लेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन बिल्ड हमारी हो जाएगी, विच इज़ योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, करेक्ट। चलिए, अब पॉइंट क्या है? 3 तरीके के डेटाज मैंने बोले कि अवेलेबल हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ दी प्रेजेंट वन, सेकेंड इज़ दी फ्यूचर डेटा, थर्ड इज़ दी पास्ट डेटा, राइट। आप क्या कर सकते हो, जो पास्ट में रिटर्न्स हो रहे हैं, ठीक है, जो पास्ट में रिटर्न्स हो रहे हैं उनके बेस पे भी तो आप अपनी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर सकते हैं, राइट। अब आप क्या करेंगे, जो पास्ट का जो डेटा है, जो पास्ट का डेटा है उसके बेस पे जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करने जाएंगे तो भी सिंपली आपको करना क्या है? एवरेज आउट ही करना ना। यहाँ पे भी हमने क्या किया? एवरेज आउट किया। रिटर्न, जितने सारे रिटर्न्स हमारे पास अवेलेबल थे फ्यूचर के लिए, उनको हमने क्या किया? एवरेज आउट किया, और एक एवरेज अमाउंट आपने बता दी कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस हमारी हो सकती है, ठीक है, इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि रिटर्न हमें मिल जाएगा, राइट। एवरेज आउट ही किया था। पास्ट डेटा भी दिया है तो करना क्या है? एवरेज आउट ही करना है। बट ऑफकोर्स वो पास्ट डेटा है, वो चीज़ें ऑलरेडी अकर हो चुकी हैं, ठीक है, उनकी कोई प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होगी, वो सिर्फ आपको एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, कि मान लीजिए जो पिछले 5 साल थे उनमें रिटर्न था 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये रिटर्न ऑलरेडी जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको रिसीव हो चुका है, दिस इज़ ऑलरेडी डन, राइट। इनकी तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, सिंपली आपको बोला होगा पिछले 5 सालों का ये रिटर्न है। एवरेज आउट कैसे करते हैं? सिंपल एवरेज निकालना हमें आता है। क्या करते हैं? 10 + 20 + 30 + 40 + 50 डिवाइडेड बाय 5, द नंबर ऑफ ईयर्स जिनका डेटा हमें दिया हुआ है, ठीक है, या फिर जितना जो भी परसेंटेज, जितने भी परसेंटेजेस हमें दिए हुए हैं, कुछ भी बोल लो, 5 से डिवाइड करना है, विच इज़ n, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं, विच इज़ योर नंबर ऑफ डेटाज गिवन, ठीक है। एवरेज आउट कैसे किया? R1 + R2 + R3 डिवाइडेड बाय n, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज़ फॉर द प्रेजेंट डेटा, दिस फॉर्मूला इज़ व्हेन आपको फ्यूचर डेटा गिवन हो, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला व्हेन पास्ट डेटा गिवन हो। आई होप अब आप लोग रिटर्न निकालने में एटलीस्ट कोई भी गलती नहीं करेंगे, और आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ नथिंग बट द एवरेज ऑफ द रिटर्न्स गिवन। बट अगर रिटर्न फ्यूचर का था तो प्रोबेबिलिटी यूज़ करके एवरेज आउट करते हैं, बेसिक मैथ। अगर पास्ट का डेटा गिवन है तो जो एवरेज आउट है वो हम नंबर ऑफ डेटा के बेस पे करते हैं, सिंपल एवरेज निकालते हैं। दिस इज़ योर बेसिक मैथ। एज सच कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई मैंने, बट स्टिल यहाँ पे तो ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। पोर्टफोलियो चैप्टर आपको आगे अच्छे से तभी समझ में आ पाएगा जब आप एटलीस्ट ये जो बेस है, एवरेज आउट करने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको समझ में आती होंगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इन डिटेल आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। बात कर लेते हैं, अगर हमें रिटर्न निकालना है ऑफ अ पोर्टफोलियो, ये तो मैं किस बारे में बात कर रही थी? अब तक मैंने क्या बोला? वो एक ही शेयर के बारे में बात हो रही थी, राइट। उस एक शेयर का क्या इनफ्लो रहेगा, क्या आउटफ्लो रहेगा, यही बोला था ना। उस एक शेयर का P1 क्या है, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, बाइंग प्राइस क्या था, कितना वो डिविडेंड देंगे उस शेयर के बदले में, यही बात हो रही थी। इवन जब मैंने बोला कि फ्यूचर डेटा गिवन है, तो वो फ्यूचर डेटा भी किसका था? वो एक शेयर का गिवन था कि अगले साल हम आपको इतना, आपको हम रिटर्न प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे रिटर्न्स लिखे थे, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी थी, राइट। बात किस बारे में हो रही थी? एक शेयर के बारे में। जब पास्ट का डेटा गिवन था वो भी किसका था? एक शेयर के लिए गिवन था, राइट, कि इस शेयर में लास्ट 5 सालों के ये सारे रिटर्न्स हैं, ये गिवन था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक पर्सन है जिसने कि इन्वेस्ट किया है इन मल्टीपल शेयर्स, ठीक है, ए के शेयर में भी लगाया है, बी के शेयर में भी लगाया है, सी के शेयर में भी लगाया है, और अब वो अपना रिटर्न जानना चाहता है आपसे, ठीक है। वो क्या जानना चाहता है कि मुझे मेरा रिटर्न बताओ। अब आप क्या करोगे? आप, उसने ए में इन्वेस्ट किया,
ठीक है। अगर वो ए का पूछता तो आप निकाल पाते, ये रहा रिटर्न, ठीक है। सिंगल शेयर का रिटर्न निकालना तो हमें आता ही है ना, चाहे आप प्रेजेंट डेटा दे के निकलवा लो, चाहे फ्यूचर डेटा दे के निकलवा लो, या पास्ट डेटा दे के निकलवा लो, वो तो हमें आता है। बी का पूछा होता तो भी निकाल देते, सी का पूछा होता तो भी निकाल देते, लेकिन ये क्या पूछ रही है, तो कह रहे हैं सारा निकाल के दो, मतलब तीनों का एक साथ बताओ कितना रिटर्न आ रहा है, राइट, यही पूछा है। पॉइंट क्या है, जब आपसे पूछा गया हो कि आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न बताना है, जब उसने मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट किया, दिस इज़ व्हाट हिज पोर्टफोलियो इज़, राइट। तो जब उसने डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, दिस इज़ हिज पोर्टफोलियो, और वो उसका रिटर्न जानना चाहता है, तो आपको इंडिविजुअल शेयर्स का रिटर्न निकालना तो आता है। दीज आर दी फॉर्मूलाज, राइट। लेकिन पोर्टफोलियो का पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, उन रिटर्न्स को वेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेट कैसे प्रोवाइड करेंगे, देखो सिंपल, आपने रिटर्न ऑफ ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, और आपने क्या देखा कि वेट कितना है ऑफ दी स्टॉक ए इन हिज टोटल पोर्टफोलियो, ठीक है। वेट कैसे निकालते हैं, बेसिक मैथ है बट स्टिल एक बार बता देती हूँ। मान लीजिए उसने ए में इन्वेस्ट किए हैं 50,000, बी में इन्वेस्ट किए हैं 50,000, सी में इन्वेस्ट किए हैं, चलो 1 लाख कर लेते हैं, ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं इन सी, ठीक है। अगर मुझे जानना है कि वेट ऑफ ए क्या है, तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि टोटल जो पोर्टफोलियो है इट इज़ ऑफ 2 लाख रुपीज़, आउट ऑफ विच 50,000 ही हैज़ इन्वेस्टेड इन स्टॉक ए, मीन्स वेट क्या हो गया, 2 लाख में से 50,000 रुपये लगाए हैं ए स्टॉक के अंदर, तो वेट ऑफ ए इज़ 25%, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। वेट ऑफ ए मीन्स कि कितना पैसा लगाया है ए स्टॉक में विद रिस्पेक्ट टू दी टोटल पोर्टफोलियो। ये देखो टोटल पोर्टफोलियो में तो इसने 2 लाख रुपीज़ लगाए थे, बट उसमें से ए में कितने लगाए, 50,000, विच मीन्स 25% जो पैसा है वो लगाया है किसमें, ए में, ठीक है। तो जो रिटर्न ऑफ ए है उसको आप 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट ऑफ बी निकालेंगे तो वो भी 25% आएगा, और वेट ऑफ सी निकालेंगे तो वो 50% आएगा। और रिटर्न्स तो आपको निकालने पता ही हैं, आप निकाल चुके हो ऊपर रिटर्न, ठीक है। इंडिविजुअल शेयर्स के आप रिटर्न निकालोगे, वेटेड एवरेज करोगे, आपको पता चल जाएगा कि पोर्टफोलियो का कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो आपको वेटेड एवरेज करना है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को जितनी हमारी डिस्कशन अभी तक हुई है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है विल बी अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चैप्टर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। बहुत आराम से तसल्ली से समझना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एग्ज़ाम्पल की नीड हो तो डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट वीडियोस मैंने डाली हुई हैं उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बताया है, वेरिएंस निकालना बताया है, सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल बताई हैं। अगर एग्जाम्पल की नीड लग रही है आपको तो प्लीज़ आप वहाँ से रेफ़र कर लेना, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नहीं दूँगी, बट ऑफ कोर्स जो भी रीजंस हैं, डेरिवेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ एवरेज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन, ठीक है। मीन निकालना तो हमें 12th स्टैंडर्ड में भी आता था, राइट। मीन क्या होता है, एवरेज। मीन क्या होता है, एवरेज। एवरेज से कितनी डेविएशंस हो रही हैं, उन डेविएशंस के एवरेज को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कि स्टैंडर्डली जो हमारा शेयर है उसका प्राइस या फिर उसका रिटर्न कितना डेविएट करता है, ठीक है। स्टैंडर्डली जो हमारा शेयर है उसका जो प्राइस है या फिर जो रिटर्न है वो कितना डेविएट करता है। स्टैंडर्डली मीन्स मतलब यूजुअली कितना डेविएट करता है, सो दैट हमें पता चले कि उस शेयर में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की हो सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आपका शेयर बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसके प्राइजेस में आ रहे होंगे, कभी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो वो रिस्की स्टॉक है, हाईली रिस्की, राइट। अगर बहुत कम डेविएशंस होती हैं उसमें तो लो रिस्क है, डेविएशंस होती ही नहीं है तो रिस्क फ्री स्टॉक है, राइट। यानी कि जो डेविएशंस हैं इसके बेस पे हमें पता चलता है कि कितना रिस्क है इन दिस स्टॉक
और उसके बेस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इतना रिस्क अगर मैं ले रहा हूँ इस शेयर में इन्वेस्ट करके तो मुझे कितना रिटर्न चाहिए फ्रॉम दैट शेयर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नथिंग बट रिस्क ऑफ द स्टॉक। पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाती है या याद हो जाती है तो फिर आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। पॉइंट क्या है, आपको करना क्या है, पहले लिखा क्या उन्होंने, देखो बोला है एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। यानी कि पॉइंट क्या है, मीन से कितना डेविएट हो रही हैं वैल्यूज़ उनका एवरेज अगर आप निकाल लो, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब अगर ये चीज़ समझ में आती है तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मीन क्या है, मीन इज़ नथिंग बट एवरेज, राइट। अब एवरेज के लिए भी वही सेम चीज़ बोलूँगी, अगर आपको फ्यूचर का डेटा गिवन है तो आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी होंगी, जब आप एवरेज निकाल रहे हो यानी कि मीन निकाल रहे हो तो आपको प्रोबेबिलिटीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पास्ट का डेटा गिवन है यानी कि प्रोबेबिलिटीज़ नहीं दी हैं, सिर्फ आपको एक डेटा मेंशन करके दिया हुआ है कि ये प्राइजेस थे पास्ट में शेयर के, तो आपको सिंपली अगर मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल एवरेज निकाल दोगे, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ तो आप लोगों को पता होगी कि मीन किस तरीके से निकालते हैं। फिर भी मैंने ये बता दिया, मीन अगर आपको निकालना है यूजिंग दी फ्यूचर डेटा तो आपको सिंपल क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी उससे मल्टीप्लाई करके आप एवरेज वैल्यू पे पहुंचते हो, ठीक है। अगर आपको पास्ट का डेटा दिया हुआ है तो आप सिंपल एवरेज निकालते हो, डिवाइड करते हो विद द नंबर ऑफ डेटाज गिवन, विद द नंबर ऑफ जो भी आपको एक्स वैल्यूज़ दी हुई हैं उससे आप डिवाइड करते हो, वो आपका सिंपल एवरेज निकल के आ जाता है, ठीक है। तो मीन की कैलकुलेशंस तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत हार्ड आपको लग रही होगी, मीन तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, एवरेज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, यानी कि अब क्या निकालना है, पहले मीन निकाला फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आपको क्या निकालना है, डेविएशंस निकालनी है, ठीक है। डेविएशंस किससे निकालनी है, डेविएशंस क्या होता है, चेंजेस, ठीक है। डेविएशंस क्या है, चेंजेस, चेंजेस किससे, मीन से कितना चेंज आ रहा है वैल्यूज़ में, ठीक है। यानी कि अगर आपको 10 वैल्यूज़ गिवन हैं, 100, 200, 300, 400, चलो मान लो 5 आपको डेटाज गिवन हैं, ठीक है। आपने मीन निकाला, मीन आपका आ रहा है मान लीजिए 250, ठीक है। 250 अगर आपका मीन आ रहा है तो आपको सिंपली ये देखना है कि इस मीन से ये सारी वैल्यूज़ कितना डेविएट कर रही हैं, ठीक है, कितना डिफरेंस है इन दी एवरेज वैल्यू। देखो पॉइंट क्या है, मीन से डेविएशंस क्यों निकाल रहे हैं, बताओ, मीन से डेविएशंस क्यों निकाल रहे हैं, मीन क्या है, एवरेज। क्या अभी आपने जब रिटर्न निकाला था क्या वो रिटर्न एवरेज था, आंसर इज यस। ये हमने जो रिटर्न निकालना सीखा है दिस इज मीन, लिखा है ना एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसी को हम एवरेज रिटर्न भी बोल सकते हैं, इसको हम मीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि पॉइंट क्या है, हमें मीन से क्यों निकालनी है डेविएशंस, क्योंकि हम अपनी जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हैं दैट इज़ आर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज रिटर्न, दिस इज़ आर मीन, ठीक है। तो मीन के बेस पे हमने क्या है, अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की हुई हैं। देखो अगर आपको ये सारे प्राइजेस दिए होते पास डेटा के बेस पे, आपसे अगर बोला जाता कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करो कि आगे आने वाले टाइम में कितना प्राइस होने वाला है ऑफ दिस शेयर, तो आप क्या करते, एवरेज निकालते, यही तो सीख के आए हैं अभी, राइट। आप एवरेज निकालते, आप बोलते एवरेज आ रहा है 250 का, ठीक है, 250 इज़ माई एक्सपेक्टेशन, दिस 250 इज़ नथिंग बट मीन, राइट। अब आप क्या बोलोगे कि रिस्क कितना है इन दिस शेयर, ये तो आपने क्या निकाल लिया, रिटर्न निकाल लिया ना, ये तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि 250 का प्राइस हो जाएगा, दिस इज़ योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। अब आपको निकालना है क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, विच मीन्स रिस्क कितना है कि ये प्राइस होगा भी या नहीं होगा, कितना रिस्क है। अब आप क्या बोलोगे कि एक्चुअली में जो ये सारी वैल्यूज़ थी ये मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डेविएट करती हैं इज़ माई रिस्क, ठीक है। ये जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं और ये जो सारी वैल्यूज़ थी, इन वैल्यूज़ में कितना डेविएशन है फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ माई रिस्क। एंड रिस्क क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यानी आपको सिंपली क्या करना है, मीन निकाला,
मीन से कितना डेविएट हो रही हैं बाकी की वैल्यूज़, आपको वो निकालना पड़ेगा। यानी आपको क्या करना है, इफ़ दिस इज़ x यू नीड टू डू x माइनस एक्स बार। आपको पता होगा मीन को हम x बार लिखते हैं, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, डेविएशंस निकालनी है, ठीक है। तभी आप बता पाओगे ना कि कितना रिस्क है, आपकी एक्चुअल जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे एक्चुअल वैल्यूज़ कितना डिफ़र करती हैं, कितनी ज़्यादा डेविएशंस होती हैं इस शेयर के अंदर, ठीक है। तब आप अपना रिस्क डिटरमाइन कर पाओगे ना। ठीक है, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर निकाल रहे हो तो रिस्क भी तो देखोगे ना कि कितना रिस्क हो सकता है इस शेयर के अंदर, ठीक है। तो रिस्क किस बेस पे निकलेगा, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बेस पे ही तो चेक करोगे ना कि कितना रिस्क हो सकता है, ये चीज़ हो भी पाएगी या नहीं। ये 250 का जो प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में होगा, बेस्ड ऑन दिस पास्ट डेटा, क्या ये एक्चुअल में होगा भी या नहीं, ठीक है। कितना रिस्क है इस चीज़ के ऊपर भी, ठीक है। पॉइंट क्या है, डेविएशंस देखनी है फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज़ व्हाट, डेविएशंस, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचना है। डेविएशंस तो निकाल ली, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या बोला उसने, एवरेज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, मीन निकाल लिया, मीन से कितना डेविएट हो रही हैं वैल्यूज़ वो निकाल लिया। थर्ड स्टेप क्या हो गया, इन डेविएशन का एवरेज करना है। थर्ड स्टेप क्या है, इन डेविएशंस का एवरेज करना है। पॉइंट क्या होता था, अगर आपने वीडियो देखी होगी कॉन्सेप्ट वाली, या फिर आपको बहुत इन डिटेल चीज़ें पता होंगी, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जब आप डेविएशंस निकालेंगे, यानी जब आप x माइनस एक्स बार करेंगे, तो कुछ आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी और कुछ आपकी आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। कुछ आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, कुछ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, और एट लास्ट हो क्या रहा होगा कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी डेविएशन है ना, ये जो आपने x माइनस एक्स बार किया है ना, पॉसिबली जब आप ये डेविएशंस का सम करोगे ना तो वो आ रहा होगा 0, ठीक है। जैसे इस केस में भी आप देख लो कि अगर आप मीन निकालोगे ना तो 250 नहीं 300 आएगा, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट एक्चुअली में जब आप देखोगे ना तो 300 आएगा रिटर्न, और आप डेविएशंस निकाल के देखना, डेविएशन का सम आ रहा होगा 0, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि अगर आपको एवरेज करना है डेविएशंस का, तो आप क्या करते हो, सम करते हो, डिवाइडेड बाय n करोगे। पास्ट डेटा है, एवरेज निकालना है, तो पास्ट डेटा के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय n करते हैं। यानी आप क्या करोगे, इस डेविएशन का जो सम है x माइनस एक्स बार का जो सम है उसको डिवाइड करोगे विद n फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो आप क्या करेंगे, 0 को डिवाइड कर रहे होंगे विद 5, आंसर आ जाएगा 0, विच शोज़ कि एक्चुअली में शेयर में कोई डेविएशन हो ही नहीं रही है। बट हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है 300 और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो डेविएट तो कर रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो डेविएशन है, शेयर में डेविएशंस हैं, बट क्योंकि हमने जो डेविएशंस निकाली उसमें कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव थी, कुछ वैल्यूज़ क्या थी, नेगेटिव थी, उनकी वजह से जो इफ़ेक्ट है वो नलिफाई हो रहा है। यानी कि एट लास्ट जो डेविएशंस आ रही हैं ना वो सही नहीं आ रही, ठीक है। उनका जो एक्चुअल इम्पैक्ट शो होना चाहिए वो एक्चुअल इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा है। यानी कि अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, राइट। इस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अब हम देखो x माइनस एक्स बार थी डेविएशंस, अगर ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या ये जो इम्पैक्ट हमारा निल हो रहा है, यानी ये जो इम्पैक्ट हमारा नलिफाई हो रहा है, क्या ये इम्पैक्ट हमारा ठीक आ जाएगा, आंसर इज़ यस। ऑफकोर्स अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगी तो ये नलिफाई नहीं होकर 0 तो नहीं आएगी एटलीस्ट डेविएशंस, राइट। अब मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करूँ, ऐसा तो नहीं कर सकती कि अगर यहाँ पे वैल्यू 200 आ रही है, -200 आ रही है, तो मुझे अगर पॉजिटिव में लिखना है मैं सीधा 200 लिख दूँ, नहीं कर सकती मैं ऐसा। यानी कि मैं क्या करूँगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है ना, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देती हूँ, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देती हूँ, क्या हो जाएगा 400 आएगा, ठीक है। -200 का क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, स्क्वायर किया है। नेगेटिव फिगर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव फिगर आ जाती है, राइट। अब जो डेविएशंस का आप सम करोगे, नाउ ये जो डेविएशंस हैं दीज विल नॉट नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और आपको एक सही डेविएशन का अमाउंट दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना था, डेविएशंस को एवरेज आउट करना था, राइट। इन डेविएशंस को एवरेज आउट कर लेते हैं, नलिफाई तो नहीं हो रहा ना इफेक्ट, अब यहाँ पे तो ठीक इम्पैक्ट आ रहा होगा। यानी आपको क्या करना है,
जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए डेविएशंस को एवरेज करना है यूजिंग दी पास्ट डेटा, यानी आपको पास्ट डेटा दिया है, एवरेज आउट करने के लिए डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा, करेक्ट। डिवाइडेड बाय n जब आपको करना है तो आप x माइनस एक्स बार का सम मत लो, x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर आपने किया है, यानी डेविएशंस का जो आपने स्क्वायर किया है उसका सम आप कंसिडर करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमें स्क्वायर करना क्यों है, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि इफ़ेक्ट जो नलिफाई हो रहा है वो नलिफाई होकर डेविएशन ज़ीरो दिखें और एक गलत डिसीजन हम ले लें कि डेविएट होता ही नहीं है प्राइस शेयर का, जबकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है प्राइस की दैट इज़ 300, बट वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा डिफ़र हुई हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि स्क्वायर क्यों किया। अब क्या मैं बोल दूँ कि दिस इज़ माई स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या मैं बोल दूँ ऐसा? मान लीजिए यहाँ पे आपने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया और आपने जब लास्ट में सम किया तो सम आ रहा है ऑफ ₹1000, ठीक है। आपने क्या किया, 1000 को डिवाइड किया विथ 5 और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ रहा है दैट इज़ 200। क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है? आंसर इज़ नो। क्यों? बोला क्या था? एवरेज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, ठीक है। यानी मुझे क्या करना था, डेविएशन जो आ रही थी फ्रॉम दी मीन वैल्यू उनका एवरेज करना था, लेकिन मैंने क्या किया, वो जो डेविएशंस थी वो तो मैंने निकाली, पहले मैंने मीन निकाला, फिर डेविएशंस निकाली, फिर उन डेविएशंस का स्क्वायर कर दिया, उनका एवरेज निकाल दिया, ठीक है। यानी इन्होंने जो करने के लिए बोला ना स्टैंडर्ड डेविएशन में, मैंने उसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज करी है कि मैंने डेविएशंस का स्क्वायर करके फिर मैंने एवरेज निकाला है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये नहीं है, क्योंकि जब मैंने उनका जो प्रोसेस था वही फॉलो नहीं किया तो ठीक कैसे हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है, मैंने जो डेविएशंस का स्क्वायर किया इसका इफेक्ट नलिफाई करना पड़ेगा, तब मैं पहुंचूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन पे, राइट। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 200 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, दैट विल बी माई स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्यों किया मैंने स्क्वायर रूट, समझ में आ गया होगा। उन्होंने मुझे कहा था कि सिंपली डेविएशंस का एवरेज करो, जो भी मीन से वैल्यू डेविएट होके आ रही हैं, जो भी डेविएशंस आ रही हैं उनका एवरेज करो, लेकिन मैंने वो डेविएशंस ठीक इम्पैक्ट शो करें इसलिए उन डेविएशंस का स्क्वायर कर दिया था। अगर मैंने स्क्वायर किया तो इफेक्ट भी नलिफाई मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मुझे, उसके लिए मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था जिसमें मेरा आंसर आ रहा था 200, मैंने उसका स्क्वायर रूट कर दिया सो दैट जो मैंने स्क्वायर किया था स्क्वायर रूट करके उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए। अब हमारे पास आंसर आएगा 200 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे इट विल बी 14.14, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नाउ दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। क्या किया, एवरेज किया ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन, क्योंकि स्क्वायर किया था, स्क्वायर का इफेक्ट तो मैंने नलिफाई कर दिया, आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। बट पॉइंट क्या है, ये 200 क्या है फिर, ठीक है। इस 200 को हम बोलते हैं वेरायंस, इस 200 को क्या बोलते हैं हम, वेरायंस बोलते हैं। मतलब कि हम वेरायंस किसको बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम बोलेंगे वेरायंस, ठीक है। यानी कि जब आप डेविएशन का स्क्वायर करके एवरेज आउट करते हो तो जो वैल्यू आपके पास निकल के आती है वो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो सकती, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोसेस में कहीं नहीं लिखा था कि आप स्क्वायर करो डेविएशन का देन एवरेज करो, राइट। वो तो मैंने किया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि डेविएशंस की जो वैल्यू है वो गलत आ रही है, राइट। अब वो गलत आ रही थी, मैंने क्या किया, नलिफाई करने के लिए स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकाला तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहुंच गई। लेकिन जब मैंने स्क्वायर करके एवरेज करके वैल्यू निकाली, स्क्वायर किया डेविएशंस का देन एवरेज किया, तो जो वैल्यू निकल के आई है उसको हम बोलते हैं वेरायंस, विच मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अगर आप कर दोगे दैट विल बी योर वेरायंस, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस में आपसे वेरायंस भी पूछा हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा हो सकता है, या फिर आपको लिख के दिया होगा कि रिस्क बताइए। रिस्क वैसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही बोलते हैं, बट ऑफकोर्स आप स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोसेस को जब आप फॉलो करोगे तो वेरायंस बीच में ऑफकोर्स आ ही जाता है, ठीक है। अगर आपको स्पेशली लिख के दिया हुआ है कि आपको वेरायंस निकालना है तो आपका आंसर आएगा 200। अगर आपको बोला है कि रिस्क निकालो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख के आना है और वेरायंस भी लिख के आना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना आपको, राइट।
रिस्क पूछा गया है, रिस्क वैसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही बोलते हैं, बट आप दोनों चीज़ें मेंशन करके आओ सो दैट आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, राइट। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि वेरिएंस इज नथिंग बट दी स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट। प्रोसेस समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल, मैंने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का मेंशन नहीं किया है, आपको एक डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन के बेस पे मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, राइट। अब एक चीज़ और, ये तो पास्ट डेटा की बात थी, अगर फ्यूचर का डेटा गिवन होता तो करना क्या है, वही सेम चीज़, एवरेज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। मीन क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज रिटर्न, मीन है। एवरेज रिटर्न निकालना हमने सीख लिया, फ्यूचर के डेटा के बारे में बात हो रही है, राइट। मीन अगर मुझे निकालना है फ्यूचर डेटा का यूज़ करके, तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर डेटा अगर हमें निकालना है तो हमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एवरेज आउट करना पड़ता है, राइट। हम डिवाइडेड बाय n नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हुई नहीं है अभी, वो चीज़ आगे जाके हो सकती है, उसकी भी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, विच मीन्स एवरेज करने के लिए हमें उन वो प्रोबेबिलिटीज़ जो दी हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो मीन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगेन क्या करेंगे, मीन निकाला प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, मीन इज़ नथिंग बट द एवरेज, राइट। एवरेज निकालना ही सीखा है अभी हमने, ठीक है। अब डेविएशन निकाली, जैसे इसमें निकाली थी, डेविएशन निकाली, पॉइंट क्या था, डेविएशन हमारी ठीक नहीं आती, नेगेटिव फिगर्स आती हैं, वो पॉजिटिव का जो इम्पैक्ट है वो नलीफाई कर देती हैं, इसलिए हम जो नेगेटिव फिगर्स आती हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएं, इसलिए क्या करते हैं, डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं, वो भी करेंगे हम, ठीक है। अब डेविएशंस पता चल गई, लास्टली क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज करना है डेटा विच इज़ द फ्यूचर डेटा, जिसकी कि कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो ऑफ कोर्स जब हम एवरेज करेंगे इन डेविएशंस के स्क्वायर का, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी से डिवाइडेड बाय n हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्यूचर डेटा गिवन था, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ थी, विच मीन्स कि ये जो डेविएशंस हैं इनकी भी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, राइट। अगर वो जो प्राइजेस दिए हुए हैं, ठीक है, आपने उससे अपना एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड किया कि एवरेज प्राइस ये आएगा, ठीक है, वो मीन बोला आपने उसको, आपने उसमें से देखा कि उस प्राइस से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उस प्राइस से बाकी की वैल्यूज़ कितना डेविएट कर रही हैं, वो जो डेविएशंस हैं वो भी तो एक्सपेक्टेड डेविएशंस है ना, फ्यूचर में वो चीज़ हो सकती है, उतनी डेविएशंस हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। पास्ट डेटा में तो क्या था, वो चीज़ें ऑलरेडी अगर हो चुकी थी, वो डेविएशंस थी, वो डेविएशंस एग्जिस्ट करती थी, फ्यूचर डेटा गिवन है तो वो डेविएशंस भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनकी भी कुछ प्रोबेबिलिटी है, विच मीन्स जब हम एवरेज कर रहे हैं तो हम डिवाइडेड बाय n नहीं करेंगे, फ्यूचर डेटा गिवन है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगेन हमें पता है हमने डेविएशन का स्क्वायर किया था, बट स्टैंडर्ड डेविएशन की जो डेफिनेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि डेविएशन का एवरेज करना है, हमने डेविएशन का स्क्वायर किया था, तो जो हमने एवरेज करके वैल्यू निकाली होगी दैट विल बी वेरिएंस, वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट करेंगे, दैट विल बी आवर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये जो स्क्वायर किया था डेविएशन का, इसका इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है, डेविएशन का स्क्वायर क्यों करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, पॉइंट क्या होता है, कई बार आपके पास क्या डेटा गिवन होगा, आपको रिस्क दिया होगा, रिटर्न दिया होगा ऑफ दी टू डिफरेंट स्टॉक्स, और आपको बेसिकली डिसाइड करना होगा कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप स्टॉक ए में इन्वेस्ट करोगे या स्टॉक बी में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। मान लीजिए डेटा कुछ इस तरीके से गिवन है कि जो रिस्क है आपका वो आपको दिया है 10% इन बोथ दी स्टॉक्स, बट रिटर्न आपको एक में कम दिया है, एक में ज़्यादा दिया है, तो ऑफकोर्स जितना रिस्क है वो तो सेम ही है दोनों में, राइट, बट रिटर्न एक में ज़्यादा है, तो आप सिंपली चूज़ कर पाएंगे कि आपको सेकेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एक अमाउंट जो दिया है रिस्क का वो भी अलग है और जो रिटर्न का अमाउंट है वो भी अलग है, ठीक है। अब आप ये तो बोलोगे नहीं कि 10 पे 15 हो रहा है तो 12 पे 17 हो रहा है, बात तो बराबर है, लगा देता हूँ। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है, ठीक, किसी बेस पे तो आप डिसाइड करोगे ना कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, राइट।
उस बेस को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि सिंपली आप देखोगे कि हर यूनिट ऑफ मीन पे कितना स्टैंडर्ड डेविएशन हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट ऑफ मीन पे, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन की हर यूनिट पे कितना डेविएट हो रही है हमारी वैल्यूज़, उस बेस पे आप डिसाइड करोगे कि कितने रिटर्न पे, मीन इज़ व्हाट, रिटर्न पे आपका कितना रिस्क है, ठीक है, कितने रिटर्न पे आपका कितना रिस्क है, आप वो चीज़ देख लोगे तो आप इजीली डिटरमाइन कर पाओगे कि रिस्क के बदले कितना रिटर्न मिल रहा है, एंड सिंपली आप डिसाइड कर पाओगे कि ए स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या बी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की डेफिनेशन क्या बोली, स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन, मीन इज़ आर रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ आर रिस्क, तो रिटर्न पे कितना रिस्क हो रहा है, दैट विल मेक यू डिसाइड कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। क्या किया, मीन से डिवाइड कर दिया किसको, स्टैंडर्ड डेविएशन को, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल के आ गया। नाउ यू विल डिसाइड कि आपको कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आई होप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। नेक्स्ट इज योर कोवेरिएंस, बट कोवेरिएंस से पहले आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है वो समझ लो। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपस में दो स्टॉक्स किस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है, आपस में दो स्टॉक्स किस तरीके से रिलेट करते हैं, या स्टॉक मार्केट से किस तरीके से रिलेट करता है। ऑफकोर्स जब को रिलेशन की बात हो रही है तो किसी दो स्टॉक्स या स्टॉक का विद दी मार्केट आपस में किन्हीं दो चीज़ का रिलेशन डेवलप करने के बारे में बात हो रही होगी। पॉइंट क्या है कि अगर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो कोरिलेशन का मतलब पता होना चाहिए। अब कोरिलेशन को आप कुछ इस तरीके से समझिए, दो स्टॉक के बीच में भी आप रिलेशन डेवलप कर सकते हो, मार्केट के साथ भी कर सकते हो। मैं आपको मार्केट वाला एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए आपका जो स्टॉक है ये मार्केट है, राइट, मार्केट जितना बढ़ी उतने ही परसेंटेज से आपका स्टॉक बढ़ा, ठीक है, मार्केट जिस रेट से गिरी उसी रेट से आपका स्टॉक गिरा, विच मीन्स जिस हिसाब से आपकी मार्केट मूव कर रही है उसी हिसाब से आपका स्टॉक मूव कर रहा है। दिस मीन्स मार्केट और ये जो स्टॉक है इनके बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट क्यों, क्योंकि जितना रेट था चेंज का उतना ही रेट चेंज हो रहा है ऑफ दी शेयर, मतलब जितना परसेंटेज चेंज हो रहा था इन दी मार्केट उतना ही परसेंटेज चेंज आ रहा है इन योर स्टॉक। दिस इज़ वाई इट इज़ परफेक्ट। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये जिस परसेंटेज से बढ़ा ये भी बढ़ा, राइट। नाउ अगर बात करें कि मार्केट है, आपका शेयर है, मार्केट बढ़ी 15% से, आपका शेयर बढ़ा बट 10% से, ठीक है, मार्केट गिरी 15% से, आपका शेयर गिरा बट 5% से, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन तो सेम है, मार्केट गिर रही है तो शेयर गिर रहा है, मार्केट बढ़ रही है तो शेयर बढ़ रहा है, बट परसेंटेज सेम नहीं है, विच मीन्स परफेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है बट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, करेक्ट। नाउ अगर आपका जो शेयर था, दिस इज़ योर मार्केट, दिस इज़ योर शेयर, मार्केट बढ़ी 15% से, आपका शेयर गिरा 15% से, राइट, मार्केट गिरी 15% से तो आपका शेयर बढ़ा 15% से, यानी कि परसेंटेज तो सेम है, तो परफेक्ट कोरिलेशन तो है, बट डायरेक्शन उल्टी है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन तो नहीं है, नेगेटिव कोरिलेशन है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। अब पॉइंट क्या है, अगर मार्केट बढ़ी 15% से, आपका जो शेयर था वो गिरा, ठीक है, बट 5% से, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, मार्केट बढ़ी, डायरेक्शन भी गलत हो गई क्योंकि शेयर तो गिरा, मार्केट तो बढ़ी है, ठीक है, रेट भी सेम नहीं है इनका, रिलेशन कैसा है, डायरेक्शन सेम नहीं है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, और रेट सेम नहीं है तो परफेक्ट तो नहीं है ये, तो अदर देन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दिस इज, ठीक है। एक हो सकता है कि कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैसे, मान लीजिए आपका जो मार्केट है वो बढ़ती है 15% से, आपका शेयर गिर जाता है 5% से, अगर आपका जो मार्केट है वो गिर रहा है 5% से, ये शेयर तब भी गिर रहा है 5% से, ठीक है, यानी कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये जो शेयर है ये मार्केट पे डिपेंड नहीं है, मार्केट किसी भी परसेंटेज से बढ़ रही है, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रही है या गिर रही है, आपके शेयर को कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो अपनी मर्जी से बढ़ रहा है, अपनी मर्जी से गिर रहा है। दिस मीन्स देयर इज़ नो कोरिलेशन, राइट। अब कोई कोरिलेशन नहीं है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में आपको अपने आप जो कोरिलेशन है वो 0, 1 है या -1 है, ये चीज़ दिख रही होती है साफ साफ, और आपको मे बी वो यूज़ भी करना पड़े, ठीक है। पॉइंट क्या है,
कोई कोरिलेशन नहीं है, 0 आएगी वैल्यू, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो 1 होगी वैल्यू कोरिलेशन की। अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो -1 वैल्यू होगी, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ बात करें अगर कोवेरिएंस के बारे में, फॉर्मूला अभी बता देती हूँ कोरिलेशन का भी। पहले बात कर लेते हैं कोवेरिएंस के बारे में। अभी तक हम निकाल रहे थे वेरिएंस, ठीक है। बात क्या बोली इन्होंने कि आप कोवेरिएंस निकालो, यानी कि 2 स्टॉक के बीच में वेरिएंस निकाल के बताओ, ठीक है। 2 स्टॉक के बीच में वेरिएंस निकाल के बताओ। पॉइंट क्या होता है, देखो जब हम निकाल रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, बात कर लेते हैं वेरिएंस निकला कैसे, ठीक है। हम तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे, वेरिएंस निकल गया था। वेरिएंस निकला कैसे था, हमने डेविएशंस निकाली थी, राइट। अब वो डेविएशंस का इफेक्ट नलिफाई करना था, स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। स्क्वायर करने की वजह से जब हमने एवरेज निकाला तो जो वैल्यू आई थी उसको हमने बोला था कि ये वेरिएंस है, ठीक है। वेरिएंस है वो ठीक है, बट ये डेविएशंस किसकी थी, ये डेविएशंस थी ऑफ द स्टॉक एक्स, राइट। दिस इज द डेविएशंस ऑफ स्टॉक एक्स, ठीक है। अगर मैं x माइनस एक्स बार के स्क्वायर को सेग्रीगेट करके लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार। दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द स्क्वायर, राइट। मल्टीप्लाई ही किया होगा ना विद द सेम वैल्यू, राइट, डिवाइडेड बाय n, इसका सम, ठीक है। एवरेज करने के लिए मैंने क्या किया होगा, सम किया होगा ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसको सेग्रीगेट करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। इस तरीके से निकल के आया होगा मेरा वेरिएंस, राइट, इसी तरीके से निकला होगा। अब पॉइंट क्या है, हमें वेरिएंस निकालने के लिए बोला ही नहीं उन्होंने बोला आप निकाल के बताओ कोवेरिएंस, यानी 2 स्टॉक के बीच का वेरिएंस। ये जो वेरिएंस था दिस इज ऑफ स्टॉक एक्स ओनली, ठीक है, दिस इज ऑफ स्टॉक एक्स ओनली। आपको निकालना है 2 स्टॉक के बीच का वेरिएंस, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, देखो वेरिएंस कैसे निकला, जब हमने डेविएशंस का स्क्वायर किया तब वेरिएंस निकला, राइट। यानी कि x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार करने पे वेरिएंस आया ऑफ x, बट हमें वेरिएंस निकालना है अब ऑफ x एंड y, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कोवेरिएंस, यानी कि 2 स्टॉक आपस में किस तरीके से वेरी करते हैं इज व्हाट कोवेरिएंस, ठीक है। अब निकालना क्या है, वेरिएंस निकालना है, बट 2 स्टॉक का निकालना है। पॉइंट क्या है, एक स्टॉक का निकाल रहे थे तो x माइनस एक्स बार कर रहे थे विद दी x माइनस एक्स बार, इसका सम कर रहे थे, डिवाइड बाय n कर रहे थे, लेकिन मुझे अब वेरिएंस निकालना है विद y। तो मैं क्या करूँगी, x की डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगी विद y की डेविएशंस, ताकि दोनों ही जो स्टॉक्स हैं उनकी डेविएशंस कंसिडर हो जाएं। और जब डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है, वेरिएंस, ठीक है। जब हम डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है, वेरिएंस निकल के आता है। ये क्या है, x की डेविएशन है, ये y की डेविएशन है। हम करते क्या थे, डेविएशन को डेविएशन के साथ ही मल्टीप्लाई करते थे, तो स्क्वायर हो रही थी ना डेविएशन। 2 स्टॉक की निकालनी है तो हम दोनों स्टॉक की डेविएशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर ही हो रहा है ना एक तरीके से, ठीक है। और वो जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसी को तो बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। अब 2 स्टॉक की डेविएशंस आपस में मल्टीप्लाई कर दी तो कोवेरिएंस हो गया। उसी स्टॉक की डेविएशन उसी स्टॉक के डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या था, वेरिएंस आ रहा था ऑफ दैट स्टॉक, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोवेरिएंस का मतलब समझ में आ गया होगा। पॉइंट क्या है, ये तो बात हो गई अगर आपको पास डेटा गिवन है। अगर आपको फ्यूचर डेटा गिवन होता तो आपका फॉर्मूला क्या बनता, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता था वेरिएंस, ठीक है। अगर हमें वेरिएंस निकालना है बाय यूजिंग द फ्यूचर डेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डेविएशन के स्क्वायर को, उसका सम करना पड़ेगा, देन इट विल बी व्हाट, वेरिएंस, ठीक है। फिर उस वेरिएंस का अंडर रूट करते थे तो क्या आता था, स्टैंडर्ड डेविएशन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अभी जब हम निकाल रहे थे डेविएशंस, ठीक है, डेविएशंस का हम कर रहे थे स्क्वायर, फिर हमें क्या करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एवरेज करना था। तो हमने क्या किया था, एवरेज की थी वैल्यू, अगर पास डेटा था तो डिवाइड बाय n करके एवरेज की थी, ठीक है। ये जो हमारी डेविएशन का स्क्वायर था इसको एवरेज कैसे किया था,
अगर पास्ट डेटा था तो n से डिवाइड करके एवरेज निकाला था, अगर फ्यूचर डेटा था तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके तब हमने निकाला था कि क्या हमारे पास आ रहा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बट क्योंकि हम डेविएशंस का स्क्वायर कर चुके थे तो हमने स्क्वायर रूट निकाल के तब डेविएशन तक हम पहुंच पाए, अदरवाइज़ वो जो स्क्वायर वाली टर्म्स हमारे पास आ रही थी उसको हमने नाम दिया था वेरायंस, राइट। इसी तरीके से अगर आपको कोवेरिएंस निकालना था तो मैंने आपको बोला कि कोवेरिएंस निकालना है, पॉइंट तो क्या है तो वेरायंस ही ना, बस दो स्टॉक के बीच में है, डेविएशन उसी की डेविएशन उसी स्टॉक की डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वेरायंस आ रहा था, उस स्टॉक की डेविएशन दूसरे स्टॉक की डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑफकोर्स वो डेविएशंस तो आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर अप ही हो गई ना, ठीक है। और स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, वेरायंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, पास डेटा था तो डिवाइड बाय n किया था वेरायंस निकालने के लिए, राइट। तो कोवेरिएंस भी कैसे निकालेंगे, दो स्टॉक का आपस में डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम करेंगे, डिवाइड करेंगे विद n, क्योंकि वेरायंस भी क्या था, एवरेज वैल्यू थी, तो कोवेरिएंस भी क्या होगी, एवरेज वाली वैल्यू ही होगी ना, ठीक है। अब अगर फ्यूचर डेटा गिवन होगा तो हम क्या करते थे, हम वेरायंस निकालते टाइम जो डेविएशन का स्क्वायर था उसको मल्टीप्लाई करते थे पहले विद द प्रोबेबिलिटी, तब हम उसका सम निकालते थे, ठीक है। और उस सम को बोलते थे कि ये वेरायंस है, और इस वेरायंस को जब हम अंडर रूट कर देते थे तो उसको बोलते थे कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, यही होता था, राइट। इसी तरीके से जब आप कोवेरिएंस निकालोगे यूजिंग दी फ्यूचर डेटा तो आपको निकालना एक तरीके से वेरायंस ही है, बस जो डेविएशंस का स्क्वायर कर रहे थे वो डेविएशन का स्क्वायर ना करके आपको दो डेविएशंस, जो दो स्टॉक्स हैं उनकी जो डेविएशंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है विद p, लास्टली क्या करना है, सम करना है ऑफ दीज वैल्यूज़, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ दी टू स्टॉक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से कोवेरिएंस निकलता है। कोवेरिएंस इज नथिंग बट दी वेरायंस बिटवीन दी टू स्टॉक, यानी कि दो स्टॉक्स आपस में किस तरीके से वेरी करते हैं, किस तरीके से डेविएट होते हैं, दैट इज कोवेरिएंस। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अगर पास्ट डेटा है तो डिवाइड बाय n करना है, फ्यूचर डेटा है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा हमारे पास दो फॉर्मूलाज और हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलाज अगर आपको बीटा समझ में आ गया, आपको कोरिलेशन समझ में आ गया तो आपको ये फॉर्मूलाज अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं अब आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला है। कोरिलेशन मतलब मैंने क्या बोला था, मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है और आपका शेयर उस जो मूवमेंट पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इज़ दी कोरिलेशन, यानी दोनों आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, इज़ दी कोरिलेशन, राइट। अब आप देखो, अभी आपने क्या पढ़ा, कोवेरिएंस यानी दो स्टॉक आपस में किस तरीके से वेरी करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज हुई तो इसकी कितनी डेविएट हुई, कोवेरिएंस से कुछ तो लिंक होगा ऑफ दी कोरिलेशन, राइट। पॉइंट क्या है, आपको बताना है कि कोरिलेशन क्या है दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन क्या है। कोवेरिएंस में आप क्या बता रहे थे कि दोनों किस तरीके से साथ में चेंज होते हैं, साथ में किस तरीके से चेंज होते हैं। अब आपको क्या करना है, बेसिकली एक रिलेशन डेवलप करना है बिटवीन दीज टू स्टॉक्स, ठीक है, बिटवीन दीज टू स्टॉक्स। अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इंडिविजुअली ये शेयर्स किस तरीके से वेरी करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये दो स्टॉक्स जो थे वो इंडिविजुअली किस तरीके से वेरी करते थे, और जब हमने एक साथ दोनों को वेरी करके देखा, ठीक है, कि ये दोनों साथ में किस तरीके से चेंज होते हैं, साथ में किस तरीके से डेविएशन लेके आते हैं, तो हमने क्या निकाला था, कोवेरिएंस। जब मैं निकाल रही थी कि स्टॉक ए किस तरीके से वेरी करता है तो मैं क्या निकालती थी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। जब मैं देखती थी कि स्टॉक बी किस तरीके से वेरी कर रहा है, यानी किस तरीके से डेविएट कर रही है स्टॉक बी की वैल्यू, तो मैं क्या निकालती थी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। लेकिन जब मुझे ये देखना था कि दोनों स्टॉक आपस में किस तरीके से वेरी करते हैं तो मैंने क्या निकाला था, कोवेरिएंस। क्या निकाला था, कोवेरिएंस, ठीक है। पॉइंट क्या है, इंडिविजुअली किस तरीके से वेरी करते हैं वो तो उन स्टॉक्स पे डिपेंड करता है, राइट, लेकिन साथ में किस तरीके से वेरी करते हैं, दैट इज़ व्हाट द रिलेशन इज, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, कोवेरिएंस को डिवाइड करना है विद द इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशंस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आप देखो, आप स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी आप वेरायंस ही निकाल रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो,
स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस इज़ नथिंग बट वेरायंस। ये भी क्या है, वेरायंस ही है। बस वेरायंस निकाला कैसे है, ये वाला जो वेरायंस है इस तक आप पहुंच रहे हो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, ठीक है। ये वाला जो वेरायंस है जो आपने बेस में लिया है, इस वेरायंस में आप पहुंच कैसे रहे हो, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशंस के थ्रू। ये जो डेविएशंस थी, ये डेविएशन इन्हीं स्टॉक की थी, इन्हीं स्टॉक का वेरायंस आपने निकाला होगा यूजिंग द डेविएशंस ऑफ द स्टॉक ए ओनली और द स्टॉक बी ओनली, ठीक है। यानी ये जो वेरायंस है ये आपने इंडिविजुअली अलग अलग शेयर्स की निकाली है और बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और ये जो ऊपर आपने को वेरायंस लिखा है, ये आपने कैसे निकाला होगा, दोनों स्टॉक को साथ रख के देखा कि ये दोनों साथ में किस तरीके से वेरी करते हैं। जब आप ये देख रहे हो ना कि इंडिविजुअली भी चेंज होते ही हैं वो शेयर, लेकिन साथ में कुछ सिनर्जी का बेनिफिट जनरेट हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही शेयर में चेंज आ रहा है, ठीक है। जब दोनों साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, साथ में हम उनकी वेरिएशन चेक कर रहे हैं, तो कुछ अलग ही चेंज आ रहा है भाई। दैट इज़ व्हाट को वेरायंस, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस टू स्टॉक। वेरियंस से वेरायंस तो आप कैंसिल कर ही दोगे ना। को इज़ व्हाट, दो स्टॉक किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, राइट, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करो, दिस इज नथिंग बट दी वेरायंस। बट ये वेरायंस आपने कैसे निकाला, इंडिविजुअली निकाला, ठीक है। लेकिन को वेरायंस में आपने क्या किया था, दोनों की डेविएशंस आपने कंसिडर की थी, दोनों की डेविएशंस आपने कंसिडर की थी, ठीक है। साथ में देखा था कि दोनों स्टॉक साथ में किस तरीके से वेरी करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट इजीली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपसे, राइट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट समझ में आया। अब अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो ये फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इज़ व्हाट इज़ बीटा, ठीक है। बीटा इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक इन रिलेशन टू द मार्केट, ठीक है। यानी कि मार्केट के रिस्पेक्ट में आपका जो स्टॉक है, ठीक है, वो कितना चेंज होता है, दैट इज़ व्हाट बीटा इज़, ठीक है। मार्केट के रिस्पेक्ट में आपका शेयर कितना चेंज होता है इज़ व्हाट बीटा इज़। अब आप बोलोगे कि अगर आपको यही देखना है कि मार्केट के हिसाब से आपका शेयर कितना चेंज हो रहा है, तो आप कोरिलेशन निकाल लो बिटवीन दी स्टॉक एंड दी मार्केट, ठीक है। आपके पास आ जाएगा रिलेशन। बीटा को क्यों आपने इन्वेंट किया, ठीक है। बीटा क्यों इन्वेंट हुआ, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या है ऑफ द स्टॉक इन रिलेशन टू द मार्केट। सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है ये आप लोगों को वैसे तो पता होगा, पर मैं बता देती हूँ। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर आता है, राइट। जैसे कि वॉर कंडीशन अराइज हो गई तो आपकी जो पूरी की पूरी मार्केट है वही डाउन जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक इंडिविजुअल शेयर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका, लेकिन वहीं पे अगर एक कंपनी है, राइट, उसके लेबर स्ट्राइक पे चले गए या वो कुछ उन्होंने इलीगल कुछ काम कर दिया, तो सिर्फ उस स्टॉक का जो प्राइस है उस पर इम्पैक्ट आएगा, राइट। अब पूरी मार्केट पे इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि एक XYZ कंपनी के जो लेबर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। इसका इम्पैक्ट आपको सिर्फ XYZ के जो शेयर्स हैं उसी के प्राइस पे देखने के लिए मिलेगा, ना कि आपको जो प्राइस है ऑफ ऑल दी शेयर्स इन दी मार्केट आपको पूरा उन पे इम्पैक्ट देखने को मिले, ऐसा नहीं होता। यानी कि एक शेयर में जो चेंजेस आ रहे हैं, एक शेयर के जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, दैट मे बी फॉर द रीज़न जिनका कि इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे आ रहा है, और मे बी फॉर द रीज़न जिनका इम्पैक्ट सिर्फ उस शेयर पे आ रहा है। यानी कि चेंजेस तो आ ही रहे हैं शेयर के अंदर, बट देयर मे बी टू रीजंस। वन इज़ द सिस्टमैटिक रिस्क जिनका इम्पैक्ट पूरी मार्केट के ऊपर आएगा, द अदर वन इज़ अनसिस्टमैटिक रिस्क जो कि हर शेयर के अंदर कहीं ना कहीं होता ही है कि अगर वो कंपनी कुछ गलत कर देगी तो फिर क्या होगा कि उस शेयर के ही प्राइस पे सिर्फ इम्पैक्ट आएगा, बाकी किसी जो मार्केट में कोई भी शेयर है या पूरी की पूरी जो मार्केट है उस पर कोई भी इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। पॉइंट क्या है, बीटा क्या बताना चाहता है, बीटा आपको बोलता है कि जो सारे अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स हैं वो तो भाई कंपनी पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप बीटा जो जब निकाल रहे हो, आप जब किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सिर्फ ये देखो कि अगर पूरी मार्केट में जो इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, जो पूरी मार्केट में जिस तरीके से कोई चीज़ हुई है, जैसे मान लो वॉर कंडीशन अराइज हुई, राइट, तो पूरी मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है उस सिचुएशन पे, उसी तरीके से आपका शेयर रिएक्ट कर रहा है, या कुछ बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे जा रहा है। इतनी तो मार्केट नीचे नहीं गई जितना शेयर का प्राइस नीचे चला गया, राइट।
तो आप सिर्फ क्या करो कि मार्केट के रिलेशन में कितना सिस्टमैटिक रिस्क आपका जो शेयर है वो शो कर रहा है, इस बेस पे आप डिसाइड करो कि हाँ भाई बीटा जो है मतलब इतना चेंज है इन रिलेशन टू द मार्केट इन माय शेयर, ठीक है, कि अगर मार्केट गिर रही है तो मेरा शेयर भी सेम परसेंटेज से गिर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव नहीं है मेरा शेयर, या फिर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम रिएक्ट कर रहा है, यानी बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आई मार्केट में, राइट, आपकी पूरी मार्केट बहुत अच्छी बढ़ गई लेकिन आपका जो शेयर है वो 2-4% बढ़ा, उससे ज़्यादा वो उसने रिएक्शन शो नहीं किया। तो दैट इज़ व्हाट बीटा इज़, क्योंकि अनसिस्टमैटिक जो रिस्क है वो हर शेयर के अंदर होता ही है, ठीक है, आपका उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं करेगी, ठीक है, और आप क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। लेकिन ऑफकोर्स आप ये चीज़ ज़रूर दे सकते हो कि भाई मार्केट पे किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है और उस रिलेशन में जो हमारा शेयर है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। दिस इज़ व्हाट इज़ बीटा, यानी कि जो सेंसिटिविटी जो देख रहे हैं हम, यानी जो चेंज देख रहे हैं मार्केट के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है शेयर में, वो जो चेंज देख रहे हैं दैट चेंज शुड बी बिकॉज ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, नॉट द अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट इन दी शेयर, ठीक है। पॉइंट क्या है, ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है अनसिस्टमैटिक रिस्क है इनकी भी कैलकुलेशन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से जितना चेंज आता है आपके शेयर के अंदर दैट इज़ बीटा, लेकिन कोरिलेशन में जब आप देखते हो तो आप सिर्फ ये देखते हो कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, उसमें आप क्या कंसिडर करते हो, रिस्क कंसिडर करते हो। कोरिलेशन में आप क्या यूज़ करते हो, देखो कोरिलेशन जब आपने निकाला तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिस्क, ओवरऑल रिस्क, इसमें सिस्टमैटिक रिस्क भी होगा अनसिस्टमैटिक रिस्क भी होगा, राइट, बट यहाँ पे जब आप बीटा निकालते हो ना तो बीटा में आप सिर्फ ऐसा रिस्क कंसिडर करते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब बीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। पॉइंट क्या है, देखना क्या था कि मार्केट के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आता है इन योर शेयर, ठीक है, मार्केट के रिस्पेक्ट में आपके शेयर में कितना चेंज आता है। चेंज क्या है, मार्केट का चेंज मींस मार्केट का डेविएशन और आपके शेयर का डेविएशन, लेकिन एम होगा, ठीक है, यानी कि आपका जो कोरिलेशन है ऑफ स्टॉक विद द मार्केट। पॉइंट क्या है, अगर मैं निकालूं कि कितना चेंज आ रहा है मार्केट में और उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है इन माय स्टॉक, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे लिए बीटा, ठीक है। लेकिन बीटा में तो आपने ये बोला कि सिस्टमैटिक रिस्क होना चाहिए, ये तो आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कंसिडर कर रहे हो तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए क्या है, ओवरऑल रिस्क है, इसमें तो सिस्टमैटिक रिस्क भी है, यानी सिस्टमैटिक फैक्टर्स भी हैं और अनसिस्टमैटिक भी हैं, लेकिन आपने तो बोला कि सिस्टमैटिक होना चाहिए बस, राइट। तो सिर्फ सिस्टमैटिक का इम्पैक्ट शो हो तो सिस्टमैटिक का मतलब मैंने क्या बोला था कि मार्केट पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उस पर आपका शेयर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मीन्स आपकी मार्केट के बीच में और आपके शेयर के बीच में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन बोलते हैं हम उसको, उस कोरिलेशन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ओवरऑल रिस्क को, आपके पास वो फैक्टर निकल के आ जाएगा, वो पोर्शन निकल के आ जाएगा ऑफ द रिस्क, ठीक है, इस स्टैंडर्ड डेविएशन में इस रिस्क में वो वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे विद द कोरिलेशन ऑफ दैट स्टॉक विद द मार्केट, तो आपके पास कौन सा पोर्शन निकल के आएगा, ऑफ कोर्स द सिस्टमैटिक वन, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ये सिस्टमैटिक रिस्क को देख रहे हो ऑफ द स्टॉक इन रिलेशन विद द मार्केट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप डराइव कर पाएंगे, आप यहाँ पे देख लो ये जो आपको RAM दिया हुआ है, दिस इज कोरिलेशन का फॉर्मूला आपके पास है, ये कोरिलेशन का फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करेंगे डराइव हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा आपको बहुत ज़्यादा इसमें हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली पुट करके देख लेना, आपके पास आ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट बोला है बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो किस तरीके से निकालें। अभी हमने देखा था कि अगर हमें रिटर्न निकालना है ऑफ द पोर्टफोलियो तो हम क्या कर रहे थे, वेटेड एवरेज कर रहे थे, ठीक है। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने के लिए वेटेड एवरेज कर रहे थे, वेट्स निकालना मैंने बताया। सिमिलरली अगर आपको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो पता करना है कि टोटल जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना सिस्टमैटिक रिस्क है, किस तरीके से वो मार्केट के साथ साथ चेंज होता है हमारा जो स्टॉक है वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने के लिए आपको वेटेड एवरेज करना पड़ेगा ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बीटाज ऑफ दी स्टॉक्स, ठीक है। यानी आप बीटा ऑफ ए निकालोगे जैसे आपने सीखा, आप बीटा ऑफ बी निकालोगे कुछ इसी तरीके से, इसी फॉर्मूला से, और लास्टली आप उनका वेटेड एवरेज कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। चलिए
नेक्स्ट इज़ योर मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे इसकी डेरिवेशन मैं बताना चाहूँ तो बता सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनकी डेरिवेशन में घुसोगी तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, राइट। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, मैंने ना ही तो आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियोस जो मैंने करवाई थी वहाँ पे बताया था, मैंने आपको बोल दिया था कि क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया था। मैं यहाँ पे भी सेम बात बोलूँगी, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं वहाँ पे जाके प्लीज़ आप रेफ़र कर लेना, वहीं से समझ लेना। ये चीज़ें शॉर्ट में समझाई भी नहीं जा सकती किस तरीके से इसका प्रोसेस फ्लो करेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इतना अगर आप डेरिवेशन में घुसोगे तो आपको चीज़ें समझ में आना बंद हो जाएंगी, ठीक है। इतना ज़्यादा इन डिटेल पढ़ना भी ठीक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इसका प्रोसेस पता होना चाहिए, क्वेश्चन में किस तरीके से इसका यूज़ होगा, किस तरीके से इसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। द सेम थिंग गोज़ फॉर दी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग वाला टॉपिक, तो वो आप क्वेश्चंस ही देखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास रेशियोज़ होते हैं, ठीक है, जिनके बेस पे आपको डिसाइड करना होता है कि रैंक्स देनी होती है आपको म्यूचुअल फंड्स को, कि भाई किस तरीके से ये जो रिटर्न्स के बेस पे आप डिसाइड करोगे कि भाई कौन सा जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत अच्छा है या कौन सा म्यूचुअल फंड है जो ठीक नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना बेकार है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के रेशियोज़ होते हैं। फर्स्ट रेशियो इज़ योर शार्पी रेशियो, अनदर वन इज़ स्ट्रेनर्स रेशियो, एंड देन देयर इज़ अल्फा, ठीक है। बात कर लेते हैं शार्पी रेशियो के बारे में। RA मतलब रिटर्न ऑफ ए, RF इज़ रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है, जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करता ही है। अगर आप रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर रिटर्न तो आपको रिसीव होगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर उस सिक्योरिटी में कोई रिस्क है ही नहीं और आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतना ही आपको रिसीव होना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं। टाइम वैल्यू नाम की भी कोई चीज़ होती है, राइट। तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो रिसीव हो ही जाएगा अगर आप ज़ीरो रिस्क भी ले रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्क ले रहे हो तो ऑफकोर्स आपको रिटर्न ज़्यादा रिसीव होगा। अब पॉइंट क्या है, शार्पी ने क्या बोला कि आप जो रिस्क ले रहे हो, रिस्क क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके रिस्पेक्ट में देखो कि कितना रिटर्न हो रहा है आपको, ठीक है, और फिर रैंकिंग दो, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको इस रिस्क के बेस पर रिटर्न हो रहा होगा उतना ज़्यादा आपका रेशियो आएगा, जितना ज़्यादा अच्छा रेशियो आएगा, ठीक है, उस बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ भाई इसका रेशियो बहुत अच्छा है, शार्पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। यानी कि क्या कह रहा है, रिस्क फ्री रिटर्न से ऊपर आपका जो स्टॉक है वो कितना रिटर्न दे रहा है, यानी रिस्क फ्री रिटर्न जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, आप रिस्क नहीं भी ले रहे होते तो भी आपको रिटर्न तो मिल ही जाता, राइट। तो ये वाला पोर्शन तो हटा दो, लेकिन ये वाला जो स्टॉक है, स्टॉक ए, ये जो आपको रिटर्न दे रहा है ओवर एंड अबव दिस रिस्क फ्री रिटर्न, इसको आप चेक करो विद रिस्पेक्ट टू दी रिस्क, ठीक है, एसोसिएटेड विद दिस स्टॉक, राइट। तब आप देखो कि कितना रेशियो निकल के आ रहा है, कितने रिस्क के बेस पे कितना रिटर्न आपको हो रहा है। ट्रेनर्स ने क्या बोला, सेम बात बोली कि ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रिटर्न आप देखो कि आपका स्टॉक आपको कितना रिटर्न दे रहा है, बट बेस क्या रखो, बीटा, ठीक है। इसने क्या बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन को रखो बेस में, ट्रेनर्स ने क्या बोल दिया, बीटा को रखो बेस में। रेशियोज़ हैं हायर द बेटर वाला केसेस में होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क के बेस पे आपको जितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका रेशियो आ रहा होगा, एंड जितना ज़्यादा रेशियो आ रहा होगा दैट विल बी बेटर, तो हायर द बेटर वाला केस है, राइट। अल्फा में क्या होता है, दिस इज़ रिटर्न ऑफ द स्टॉक, दिस इज़ व्हाट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सेम स्टॉक, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जितना रिटर्न आपको रिसीव हो रहा है दैट इज़ व्हाट अल्फा इज़, ठीक है। यानी कि अल्फा क्या है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया, मान लीजिए आप एक स्टॉक से इन्वेस्ट कर रहे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10% का रिटर्न वो आपको प्रोवाइड करे, बट वो स्टॉक आपको 15% का रिटर्न दे रहा है, तो अल्फा कितना हो गया आपका 5, ठीक है। अल्फा कितना हो गया 5, यानी कि एक्सपेक्टेशन से ऊपर जितना पैसा, जितना रिटर्न आपको रिसीव हो रहा है दैट इज़ व्हाट अल्फा इज, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी ईजीली समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हमें निकालना है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आपको फ्यूचर डेटा दिया है, पास्ट डेटा दिया है या फिर प्रेजेंट डेटा दिया है, हमने निकालना सीखा, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ ना दिया हो, आपको बीटा दिया हो, सेंसिटिविटी बताई हो कि मार्केट के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज आता है इन योर स्टॉक, ठीक है। आपको रिस्क फ्री रिटर्न बताया हो कितना है और आपको बोला हो कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लो, तो आप क्या बोलोगे, देखो आप बोलोगे कि मार्केट में कितना रिस्क प्रीमियम एग्जिस्ट करता है,
बीटा क्या है, बीटा क्या है पहले तो ये देखो, बीटा है सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक इन रिलेशन टू द मार्केट। यानी बीटा भी एक तरीके से रिस्क को ही जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। रिस्क कैसा, सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, कि अगर मार्केट में चेंज आएगा तो आपका शेयर चेंज होगा, ठीक है, आपके शेयर के प्राइस में चेंज आएगा, दैट इज़ ऑल्सो रिस्क, ठीक है। मार्केट के चेंज के हिसाब से आपकी जो स्टॉक है उसमें चेंज आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्क, ठीक है। तो वो क्या कहता है, देखो RM क्या है, मार्केट में कितना रिटर्न चल रहा है, माइनस RF क्या है, रिस्क फ्री कितना है, ठीक है। तो रिस्क फ्री तो आपको मिलना ही चाहिए, तो आप जब एक्सपेक्टेशंस अपने बिल्ड करोगे आप क्या बोलोगे, रिस्क फ्री तो मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन ओवर एंड अबव दिस रिस्क फ्री रिटर्न जो प्रीमियम है मुझे वो भी रिसीव होना चाहिए। लेकिन प्रीमियम मिलना कितना चाहिए, देखो मार्केट आपको कितना रिटर्न दे रही है, RM वाला रिटर्न दे रही है, मान लो मार्केट आपको 14% का रिटर्न दे रही है, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, देखो रिस्क फ्री है 2%, तो 2% तो मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन ये जो रिस्क प्रीमियम दे रही है ना मार्केट क्या दे रही है, रिस्क प्रीमियम दे रही है। आप निफ्टी को अज्यूम कर लो मार्केट, ठीक है, तो निफ्टी में तो चेंज आते रहते हैं, जिन्होंने निफ्टी में इन्वेस्ट किया है उनके प्राइस में भी तो चेंज आ रहा है ना, लेकिन निफ्टी तो रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। तो आप क्या बोलते हो, जो निफ्टी रिटर्न प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड कर रही है अपने रिस्क के बेस पे, ठीक है। जितना उस निफ्टी में यानी जितना उस मार्केट में, निफ्टी इज मार्केट मैंने बोला अभी, तो जितना मार्केट में चेंज आ रहा है, जितना मार्केट में रिस्क है उस हिसाब से वो रिटर्न दे रही होगी। रिटर्न को क्या है, वो RM में होगा ना, रिटर्न इन द मार्केट इज RM, जैसे रिटर्न ऑफ द स्टॉक इज RA, उसी तरीके से रिटर्न ऑफ द मार्केट इज RM, राइट। तो जो मार्केट में जो रिस्क प्रीमियम मिल रहा है बंदे को वो भी मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। अब वो कहे तुझे क्यों मिले भाई, ठीक है, वो तो उसने निफ्टी में इन्वेस्ट किया है, निफ्टी उसको दे रही है रिटर्न, ठीक है। तो तू कैसे बोल सकता है कि प्रीमियम मुझे भी मिलना चाहिए, मतलब रिस्क फ्री का 2% भी दो और ये 14 - 2% यानी 12% भी दो, यानी तू भी 14% नहीं मांग रहा है। मार्केट वाला वो कह रहा है मैं 14% नहीं मांग रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से मार्केट चेंज होती है, ठीक है। मान लो अगर हम बीटा निकाल रहे हैं बिटवीन अ स्टॉक एंड द मार्केट, ठीक है, ऑफकोर्स बीटा इज बिटवीन द स्टॉक एंड द मार्केट ओनली। तो अगर आप बीटा निकाल रहे हो स्टॉक A और वो कितना आ रहा है, मान लो 0.5 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 0.5, यानी कि 0.5 का मतलब क्या है, मार्केट में अगर 10% का चेंज आता है तो आपका शेयर सिर्फ 50% चेंज शो करता है, ठीक है, यानी सिर्फ 5% का चेंज आता है आपके शेयर में, राइट। तो अगर रिस्क मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका रिस्क मार्केट के रिस्पेक्ट में 50% है सिर्फ, ठीक है, मतलब मार्केट का 50% रिस्क है आपके स्टॉक में। अगर मार्केट गिरेगी 10% से तो आपका स्टॉक 5% ही गिरेगा। ये बीटा आपका जो आ रहा है दिस इज़ व्हाट 0.5, राइट, आधा आ रहा है ना, ठीक है। मार्केट गिरेगी आपका शेयर गिरेगा क्योंकि बीटा क्या है, पॉजिटिव है, राइट, यानी रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, बट सेम परसेंटेज से चेंज नहीं आ रहा, बीटा 1 नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना मार्केट में चेंज आ रहा है उतना ही चेंज आपके स्टॉक में आ रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। यानी कि क्या हो रहा है, जितना चेंज स्टॉक में आ रहा है उसका आधा चेंज आ रहा है आपके शेयर में, यानी कि जितना जो रिटर्न मार्केट दे रही है अपने रिस्क के हिसाब से उसका आधा रिटर्न आपको रिसीव होना चाहिए, यानी उतना रिस्क प्रीमियम जो मार्केट दे रही है। मार्केट कितना रिस्क प्रीमियम दे रही है, 12% रिस्क प्रीमियम दे रही है, ठीक है। रिस्क लेने के लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, 12%, क्योंकि रिस्क नहीं भी ले रहे होते तो भी कितना मिलता, 2% तो मिलता ना, ठीक है। यानी 14 में से 2 क्यों माइनस किया, क्योंकि ये रिस्क प्रीमियम है, रिस्क लेने की वजह से इतना एक्स्ट्रा रिटर्न रिसीव हो रहा है टू दी इन्वेस्टर इन दी मार्केट, यानी जिस पर्सन ने निफ्टी में इन्वेस्ट किया है उसे 14% रिटर्न क्यों मिल रहा है, 2% तो रिस्क फ्री की वजह से मिल रहा है, लेकिन उसने रिस्क लिया है मार्केट में इन्वेस्ट करके, इसलिए उसको ओवर एंड अबव दैट रिस्क फ्री रिटर्न 12% का रिटर्न और मिल रहा है। लेकिन आपने क्या किया है, स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, ये स्टॉक A में इन्वेस्ट किया है जिसका बीटा 0.5 है, तो मार्केट में जितना प्रीमियम मिल रहा है ना, ये 12% का जो प्रीमियम मिल रहा है रिस्क प्रीमियम, इसका भी आधा ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। रिस्क फ्री आपको मिलना चाहिए तो 2% तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन ये जो रिस्क प्रीमियम है RM - RF ये आपको मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि बीटा 2 हो, यानी जितना मार्केट में प्रीमियम चल रहा है उसका डबल प्रीमियम आपको मिलना चाहिए, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 24% प्लस 2%, 26% रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को CAPM का फॉर्मूला क्या है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या बोला, अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है यूजिंग द CAPM मॉडल, तो आपको क्या करना है, बीटा यहाँ पे आपने लिया था, आपको सिंपली बीटा ऑफ द
पोर्टफोलियो का यूज़ करना है। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं वो आप ऑलरेडी अभी सीख के आए हो, ठीक है। वेटेड एवरेज करके आप बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो तक पहुंच सकते हो। इसी तरीके से आप CAPM के फॉर्मूला में बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो पुट कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा। अब हमें डिस्कस करना है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल, ठीक। ये बिल्कुल सिमिलर है टू दी CAPM, बट CAPM में क्या था, CAPM बोलता है कि आपको सिर्फ ये जो फैक्टर है ना, सिस्टमैटिक फैक्टर विच इज़ बीटा, सिर्फ और सिर्फ यही मार्केट में एग्जिस्ट करता है और इसी के बेस पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, उन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर होता है विच इज़ बीटा, और आपको उसी बेस पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करनी चाहिए, यानी उसी बेस पे आपको अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न डिसाइड करना चाहिए। लेकिन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या बोलती है कि सिर्फ एक बीटा ही ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कि आपका जो शेयर का रिटर्न है वो चेंज होता है, तो आपको सारे ही फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, सच एज इन्फ्लेशन, GDP, ठीक है, कोई वॉर कंडीशन है, कुछ भी है, आपको सब चीज़ों को इंक्लूड करके, सारी ही फैक्टर्स को इंक्लूड करके तब डिसाइड करना चाहिए कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए। यानी आपको सिंपल करना क्या है, जो आप कर रहे थे RF प्लस बीटा RM इंटू RF, यही कर रहे थे, आपको बस क्या करना है, बीटा भी लेना है और जितने सारे फैक्टर्स आपको दिए हैं वो सारे फैक्टर्स का जो प्रीमियम है उससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे कि आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न रिसीव होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से ये CAPM ही है, बस CAPM में एक फैक्टर होता था विच इज़ बीटा। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में बीटा इज़ द फैक्टर ऑल्सो, बट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे कि इन्फ्लेशन, GDP, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स आपको गिवन हो सकते हैं और आपको सभी फैक्टर्स का जो प्रीमियम है वो कंसिडर करना पड़ेगा वाइल कैलकुलेटिंग योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा 0 प्लस लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, कुछ इस तरीके से लिखा है। लैम्बडा 0 इज़ रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। अब मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि बीटा ऑफ फैक्टर 1 लेना है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या कहना चाहता है, देखो आपने क्या लिया था, रिस्क प्रीमियम लिया था, ठीक है, मार्केट रिटर्न लिया था, उसमें से माइनस क्या किया था, रिस्क फ्री रिटर्न, निकल के क्या आया था, रिस्क प्रीमियम निकल के आया था। अब एक फॉर्मूला और है जिसमें कि वो क्या कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बीटा की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से जो चेंज आ रहा है, देखो दो अलग अलग फैक्टर्स हैं इसमें, जो CAPM था उसमें एक ही फैक्टर था विच इज़ बीटा, बट यहाँ पे तो दो फैक्टर्स हो गए या तीन फैक्टर्स हो गए मान लो, पर अभी आप दो ले लो एग्जाम्पल में, फर्स्ट इज़ बीटा, द अदर वन इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अगर वो क्या कहना चाहता है कि अगर ऐसा है कि मार्केट में दो फैक्टर्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट का रिटर्न है वो सेम परसेंटेज से चेंज होता हो ड्यू टू फैक्टर 1 विच इज़ योर बीटा एंड ड्यू टू फैक्टर 2 विच इज़ योर इन्फ्लेशन, यानी कि चेंज भी अलग अलग हो सकता है इन योर मार्केट रिटर्न, ठीक है। यानी ये लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द चेंज इन द मार्केट रिटर्न ड्यू टू फैक्टर 1 एंड दिस इज़ व्हाट द चेंज इन मार्केट रिटर्न ड्यू टू फैक्टर 2। यानी कि वो क्या कह रहा है, आप फैक्टर का जो बीटा ले रहे हो, ठीक है, बीटा फैक्टर 1 कंसिडर कर रहे हो, बीटा फैक्टर 2 कंसिडर कर रहे हो, तो ये जो आप फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हो ना, इनका जो चेंज है ज़रूरी नहीं है कि वो सेम अमाउंट से हो रहा हो, ठीक है, सेम परसेंटेज से हो रहा हो, अमाउंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको वही परसेंटेज कंसिडर करना चाहिए रिटर्न में, चेंज आ रहा है वही कंसिडर करना चाहिए जो उसी फैक्टर की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से जो चेंज आ रहा होगा, कंसिडर दैट ओनली व्हाइल यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद द फैक्टर 1, ठीक है। जो चेंज आ रहा है ड्यू टू बीटा, ठीक है, उसी को कंसिडर करो व्हाइल मल्टीप्लाइंग विद द फैक्टर 1, ठीक है। और लैम्बडा 0 इज़ व्हाट, जो चेंज मार्केट में कभी आता ही नहीं है, उतना तो एग्जिस्ट करता ही है, विच इज़ योर RF ओनली, ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब अगर बहुत सारे फैक्टर्स दिए हैं और आपको एक्सपेक्टेड निकालना है पोर्टफोलियो का, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ऑफ दी पोर्टफोलियो, यानी कि आपको लगाना है तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ही है, राइट। बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप CAPM में बीटा ले रहे थे ऑफ दी पोर्टफोलियो, उसी तरीके से आपको फैक्टर भी कौन से कंसिडर करने पड़ेंगे ऑफ दी टोटल पोर्टफोलियो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है, वेटेड एवरेज भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, ठीक है, सबका अलग अलग आपने क्या किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला
वेटेड एवरेज निकाल दिया, आपके पास क्या आ जाएगा निकल के, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। या फिर जैसे आप CAPM में कर रहे थे, CAPM में भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, ठीक है, ये वेटेड एवरेज करके निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इससे अच्छा आप वेटेड एवरेज करना ही है ना आपको, तो बीटा का वेटेड एवरेज करके फॉर्मूला में पुट कर दो, सिंपल। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी में भी सेम है, वेटेड एवरेज करके भी आप निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, जैसे CAPM में आप बीटा ले रहे थे ऑफ द पोर्टफोलियो वाइल कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था पोर्टफोलियो का, आपने बीटा भी कौन सा लिया था, पोर्टफोलियो का। सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2 कंसिडर करेंगे ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि आपको यहाँ पे फैक्टर 1 लेना है सभी का, सभी स्टॉक्स का फैक्टर 1 लेना है, सबका वेटेड एवरेज करना है, क्या निकल के आ जाएगा, बीटा फैक्टर 1 फॉर दी पोर्टफोलियो, ठीक है, और वो यहाँ पे आपको पुट करना है, बीटा फैक्टर 2 फॉर दी पोर्टफोलियो आपको पुट करना है। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन है एक ICI मॉड्यूल में सॉल्व करवाया हुआ है मैंने, वहाँ पे देख लेना, ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क की कैलकुलेशन, ठीक है। ऑफकोर्स क्या होता है वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, बट कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे उस बारे में हम बात करते हैं। ओवरऑल रिस्क, वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को ही बोलते हो, बट जब आपको सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है तो आपको वेराइंस टर्म का यूज़ करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से आप सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं निकाल सकते, आपको वेराइंस की हेल्प से सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना पड़ता है, क्योंकि वेराइंस के दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन के ये पार्ट नहीं होते, दीज आर दी पार्ट ऑफ वेराइंस, ठीक है। अब देखो सिस्टमैटिक रिस्क था, यानी जिस हिसाब से मार्केट में चेंज आ रहा है उस हिसाब से चेंज आना चाहिए इन योर स्टॉक। रिस्क लिया विच इज़ योर वेराइंस, मैंने क्या बोला, यूज़ करना है वेराइंस का। आप रिस्क बोलते हो वैसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को, बट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, वहाँ पे रिस्क का मतलब है वेराइंस, ठीक है। अब ये चीज़ आपको अगर याद हो गई, फॉर्मूलाज आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे। ऑल्सो जो गलती करने के चांसेस हैं कि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दो, मे बी वो बिल्कुल नील हो जाएंगे अगर आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। क्या बोला मैंने, रिस्क लेना है बट सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक कौन सा रिस्क होता है, जितना मार्केट में चेंज आ रहा है उस हिसाब से कितना चेंज आ रहा है आपके स्टॉक के अंदर, यानी कि रिलेशन के बारे में बात हो रही है, रिलेशन ऑफ ए विद दी मार्केट, ठीक है। यही कर रहे थे ना जब हम कोवेराइंस निकाल रहे थे, जब हम यही कर रहे थे ना जब हम बीटा निकाल रहे थे, तो हमें जब सिस्टमैटिक रिस्क कंसिडर करना था तो हम क्या कर रहे थे, रिस्क को मल्टीप्लाई कर रहे थे विद द कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक एंड द मार्केट, राइट। तो सेम चीज़ हमें क्या करनी है, सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करते टाइम करनी है। मैंने अभी बताया यहाँ पे सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करते टाइम, अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करते टाइम आपका जो रिस्क है उसका मतलब है वेराइंस, यानी आपको यहाँ पे वेराइंस कंसिडर करना है। जब आप यहाँ पे स्क्वायर टर्म यूज़ कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको जो कोरिलेशन लेना है वो भी स्क्वायर टर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो, अब देखो सिस्टमैटिक रिस्क की बात हो रही है, बीटा भी क्या होता है, सिस्टमैटिक ही होता है ना, बीटा क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बात करता है, तो बीटा को कैसे भूल सकते हो आप, बीटा लो। लेकिन जब आप बीटा कंसिडर करते हो, फॉर्मूला में पुट करके देख लेना आपको वेराइंस कंसिडर करना पड़ता है ऑफ द मार्केट, नॉट द स्टॉक। जब आप बीटा कंसिडर कर रहे हो इन योर फॉर्मूला तो आपको मार्केट का जो रिटर्न है, मार्केट का जो रिस्क है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बीटा इंक्लूड्स मार्केट ओनली, ठीक है। बीटा इज द सेंसिटिविटी लेकिन इन रिलेशन टू द मार्केट, राइट। आपको मार्केट वाला पार्ट तो हटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बीटा का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट के स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट से सेंसिटिविटी जो है ना वो बच जाए। आप फॉर्मूला में पुट करके देख लेना, ठीक है, आपके पास ईजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला किस तरीके से डराइव हुआ है, ठीक है। एक फॉर्मूला समझ लोगे, आगे के फॉर्मूलाज आपको इजीली समझ में आते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको बीटा समझ में आ गया, कोरिलेशन समझ में आ गया, तो आप ये फॉर्मूलाज डिराइव करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर लेना, ये बीटा इंटू मार्केट का वेरिएंस क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन डिटेल पता करना है, कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में पूरी डेरिवेशन बताई हुई है, देख लेना, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आपको निकालना है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, ये तो एक स्टॉक के बारे में बात हो रही थी, दिस इज स्टॉक ए, बीटा ऑफ स्टॉक ए, यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क भी किसका निकल के आ रहा होगा, ऑफ स्टॉक ए। बट अगर आपको पूरे पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क बताना है तो देखो बीटा ऑफ ए,
को मल्टीप्लाई कर रहे थे विद द वेरिएंस ऑफ द मार्केट, राइट। तो ए की जगह पोर्टफोलियो का मैं ले लेती हूँ बीटा, वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ मार्केट के, मेरे पास क्या आ जाएगा, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ दी पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे वेटेड एवरेज नहीं कर सकते, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि सिस्टमैटिक रिस्क के केस में वेटेड एवरेज आप नहीं कर, दिस इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू आप सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। इसके अलावा अगर हम बात करें अनसिस्टमैटिक रिस्क की, अनसिस्टमैटिक रिस्क को डिनोट कैसे करते हैं, अगर मुझे निकालना है अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए, यानी स्टॉक ए का मुझे निकालना है अनसिस्टमैटिक रिस्क, तो मैं क्या करूँगी, दिस इज़ द वे ऑफ शोइंग दैट दिस इज़ रिस्क बट द अनसिस्टमैटिक वन, ई भी ऐड हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी सी चीज़ थी समझ में आ गई होगी। अब पॉइंट क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है, सिस्टमैटिक रिस्क निकालना अभी हमें पता चल गया। तो अगर मैं पूरे के पूरे रिस्क में से सिस्टमैटिक वाला पार्ट हटा दूँ तो अनसिस्टमैटिक रिस्क बच जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, सिस्टमैटिक रिस्क निकालने के लिए, अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने के लिए जो रिस्क है दैट इज़ व्हाट, वेरिएंस, राइट। तो मुझे वेरिएंस में से अगर मैं सिस्टमैटिक वाला पार्ट हटा दूँ तो बचेगा क्या, अनसिस्टमैटिक वाला पार्ट, क्योंकि मैंने बोला वेरिएंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक, एक होता है अनसिस्टमैटिक, राइट। तो मैंने क्या किया, वेरिएंस में से सिस्टमैटिक वाला पार्ट हटा दिया, मेरे पास आ गया क्या निकल के, अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। अब ये जो सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए है, इसकी जगह जो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर आप ये पुट कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला किस तरीके से डराइव हुआ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने डेरिवेशन बताई नहीं है सारी, यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करना इज़ इररिलेवेंट। आप सिंपली यहाँ पे एक फॉर्मूला समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे के फॉर्मूलाज किस तरीके से डराइव हो रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल आप खुद से वैल्यूज़ जहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ कि आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना, आपके पास आएगा डेरिवेशन कि किस तरीके से फॉर्मूला डराइव हुआ है। प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद अपने आप वो वैल्यूज़ पुट करके देखनी है, आपने वो फार्मूलाज पुट करके देखने हैं, डेरिवेशन देखनी है, सो दैट एटलीस्ट ये जो सारे फार्मूलाज हैं ना, इनके साथ आप इतना फेमिलियर हो जाओ कि जब क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आई चीज़ें कि हाँ ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा, राइट। चलिए बात कर लेते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो के बारे में। अब आपको क्या करना है, सभी स्टॉक्स का अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है और उनका वेटेड एवरेज करना है। ऑफकोर्स जो आप रिस्क ले रहे हो वो स्क्वायर टर्म्स में है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अनसिस्टमैटिक रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क निकालने के लिए वेरिएंस का यूज़ होता है, राइट। तो हमने क्या लिया, वेरिएंस लिया है ऑफ ए। अनसिस्टमैटिक रिस्क भी क्या है, स्क्वायर टर्म्स में है, तो वेट का भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी वेटेड एवरेज करते टाइम आपको वेट का स्क्वायर करना पड़ेगा। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने के लिए आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज करना है। सिस्टमैटिक रिस्क निकालते टाइम आपको जो बीटा वाला फॉर्मूला है उसमें बीटा ऑफ स्टॉक ए की जगह बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिडर करना है, वहाँ पे आप वेटेड एवरेज नहीं कर सकते। गॉट दिस। चलिए लास्ट हमारे पास है असेट बीटा किस तरीके से निकलता है, या बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट भी बोलते हैं उसको, फर्म बीटा भी बोलते हैं। एक बार के लिए फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में ही बता देती हूँ। मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट है, दिस इज़ योर लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज़ योर असेट साइड, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में आपके पास आते हैं इक्विटी एंड डेट, असेट साइड में पॉसिबली आपके पास आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि एक ये प्रोजेक्ट है, एक दूसरा प्रोजेक्ट है विच इज़ प्रोजेक्ट बी, ठीक है। दिस इज़ योर बैलेंस शीट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, बीटा निकालना है ऑफ दी असेट। इतना तो आपको पता है कि लाइबिलिटी एंड असेट का सम सेम होता है, यानी कि अगर मैं बीटा असेट निकालना चाहूँ तो मैं बीटा असेट साइड का यूज़ करके भी निकाल सकती हूँ और लाइबिलिटी साइड का भी यूज़ करके निकाल सकती हूँ। अब मेरे को पता है दिस इज़ व्हाट, अ पोर्टफोलियो, ठीक है। लाइबिलिटी साइड से भी अगर निकालूंगी तो बेसिकली देखो, अगर मैं बीटा निकालना होता था ऑफ अ स्टॉक, ठीक है, तो मैं क्या करती थी, फॉर्मूला लगाती थी, बीटा निकाल लेती थी। लेकिन अगर मुझे बीटा निकालना होता था ऑफ द पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ 2 स्टॉक्स, तो मैं क्या करती थी, वेटेड एवरेज करती थी, राइट। सिमिलरली अगर मैं लाइबिलिटी साइड देखूं तो ये 2 स्टॉक हैं मेरे लिए, ठीक है, इक्विटी एंड डेट, दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, इक्विटी एंड डेट इज़ माई पोर्टफोलियो। अगर मैं एसेट साइड देखूं तो प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी इज़ माई पोर्टफोलियो, राइट। यानी मुझे अगर बीटा असेट निकालना है तो एक तरीके से दिस इज़ what a beta of the portfolio comprising of what, प्रोजेक्ट ए एंड बी। अगर मैं लाइबिलिटी साइड का यूज़ करूँ तो भी मुझे क्या निकालना है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ इक्विटी एंड डेट, यानी मुझे सिंपली करना क्या है, वेटेड एवरेज, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई हो। वेटेड एवरेज करना है, असेट साइड का यूज़ करके करते हो बीटा सेट निकालने के लिए, तो प्रोजेक्ट ए लेना है, बीटा निकालना है प्रोजेक्ट ए का,
वेट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, प्रोजेक्ट बी का बीटा निकालना है, वेट ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको दिए होंगे एसेट साइड पे उतना आपको वेट्स कंसिडर करने हैं, उतने बार आपको वेटेड एवरेज करना है, मतलब उतने ही प्रोजेक्ट्स का आपको वेटेड एवरेज निकालना है, ठीक है। अगर आप लाइबिलिटी साइड का यूज़ करते हो, दिस इज़ व्हाट असेट साइड का यूज़ करके बीटा असेट निकालना, दिस इज़ व्हाट लाइबिलिटी साइड का यूज़ करके बीटा असेट निकालना, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड का यूज़ कर रहे हैं तो भी क्या करना है, वेटेड एवरेज करना है, ठीक है। अब देखो बीटा ऑफ इक्विटी लिया, ये क्या है, यहाँ पे तो वेट ऑफ इक्विटी आना चाहिए था, राइट। बीटा ऑफ डेट ठीक है, यहाँ पे तो वेट ऑफ डेट आना चाहिए था। आप देखो दिस इज़ नथिंग बट द वेट ऑफ इक्विटी, दिस इज़ वेट ऑफ डेट, ठीक है। बस हमने इस तरीके से क्यों लिखा, वेट ऑफ इक्विटी भी लिख सकते थे, हमने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि देखो पॉइंट क्या है, आपका इक्विटी मान लीजिए 100 है, डेट आपका 200 है, आपको निकालना है वेट ऑफ इक्विटी, तो आप कैसे बोलोगे, वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा, 300 इज़ द टोटल पोर्टफोलियो जिसमें से कि इक्विटी इज़ ऑफ 100। वेट ऑफ डेट अगर आपको निकालना है तो टोटल इज़ 300 बट जो हमारा डेट वाला पार्ट है इट इज़ 200, तो ये हो गया वेट ऑफ इक्विटी एंड वेट ऑफ डेट। बट पॉइंट क्या है, जब आपकी कंपनी में डेट एग्जिस्ट करता है तो ऑफकोर्स वो डेट पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। अब जब वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो उस इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट है हमारा, उस इंटरेस्ट वाले अमाउंट को जब आप पे करते हो, राइट, आपने इनकम स्टेटमेंट कई बार बनाई होगी, वो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट से जब आप प्रॉफिट निकालते हो, राइट, प्रॉफिट से आप टैक्स पे करते हो, वो सारी चीज़ें होने से पहले आपका इंटरेस्ट माइनस हो चुका होता है, जो डेट वाला इंटरेस्ट होता है ना वो माइनस हो चुका होता है, तब आपका एक प्रॉफिट आता है, उस पर आप टैक्स पे करते हो, यानी कि इस इंटरेस्ट वाले अमाउंट की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट कम हुआ तो आपका टैक्स कम हुआ, विच मीन्स टैक्स सेविंग हो जाती है हमें, ठीक है। यानी कि अब क्या करना होता है, हमें डेट वाले पोर्शन में से ना जो पोस्ट टैक्स हमारा अमाउंट है वो वाला अमाउंट हमें शो करना पड़ता है, ठीक है। क्या करते हैं हम, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट अगर हम बात करें कि अगर मुझे पता करना है कि कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी कॉस्ट ऑफ डेट 10% मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर, ठीक है, उस डेट पे, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी कॉस्ट 10% ही है, ऑफकोर्स नहीं है 10%, क्योंकि 30% का टैक्स रेट है, ठीक है। ये जो 10% था ना जो मैंने इंटरेस्ट पे किया था, राइट, ये जो 10% मैंने इंटरेस्ट पे किया था इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो मेरा ये 30% का टैक्स था ना इस वाले अमाउंट पे, ये जो 10% वाला अमाउंट था उस पे मेरे 30% के टैक्स की सेविंग हो गई है, ठीक है। यानी मुझे क्या है, टोटल एक्चुअली में अगर मैं कॉस्ट देखूँ तो मुझे 7% की कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। अगर मैंने ये अमाउंट पे नहीं किया होता तो मुझे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता, मैंने ये अमाउंट पे किया है तो मुझे टैक्स कम पे करना पड़ा है, विच मीन्स मेरा बेनिफिट है। तो कॉस्ट में से बेनिफिट हटाओगे तभी तो आप नेट इम्पैक्ट देख पाओगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स का इम्पैक्ट हटाना पड़ेगा। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, डेट में से टैक्स का इम्पैक्ट हटा रहे हैं। ये इम्पैक्ट हटाने के लिए हमने वेट ऑफ ई को ई डिवाइडेड बाई ई प्लस डी नहीं किया, ठीक है, ई प्लस डी माइनस मतलब डी 1 माइनस टैक्स किया है हमने, ठीक है। इस तरीके से बाइफिकेट करके इसीलिए शो किया है सो दैट इम्पैक्ट जो है डेट का एक्चुअल इम्पैक्ट शो हो सके, वो टैक्स का इम्पैक्ट भी आ सके। ऑफकोर्स अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया हुआ है तो पॉइंट ही नहीं बनता इस चीज़ का, ठीक है। फिर तो ई डिवाइडेड बाई ई प्लस डी जो कि नॉर्मली वेट निकालते टाइम हम करते हैं, राइट, वही करना है। अब अगर आपको बीटा ऑफ डेट क्वेश्चन में दिया है तो आपको वही कंसिडर करना है, अदरवाइज आप लोगों में इतनी समझ तो होगी कि बीटा ऑफ डेट इज़ 0, ठीक है। बीटा क्यों होगा डेट का 0, क्योंकि मार्केट में कुछ भी होता रहे, डेट में तो एटलीस्ट कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको वो पैसा वापस करना ही पड़ेगा, उतना ही अमाउंट वापस करना पड़ेगा, राइट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। दिस मीन्स अगर क्वेश्चन में बीटा ऑफ डेट नहीं दिया है देन बीटा ऑफ डेट इज़ 0, आपको सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व करना है और आपके पास बीटा सेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है डेट इग्नोर करना है, डेट लेना है, बीटा ऑफ डेट 0 करना है, जिसकी वजह से ये बीटा ऑफ डेट है ना ये 0 करना है, जिसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन होगा ना जो सेकेंड हाफ है ऑफ द फॉर्मूला ये 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्या था, बीटा ऑफ डेट क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन पे आप सवाल नहीं उठा सकते, जो दिया है वही पुट करना है फॉर्मूला में और बीटा सेट तक पहुंचना है। कुछ नहीं दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, बीटा ऑफ डेट 0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की, कि अगर आपको कुछ मिसिंग फिगर वाला कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उसमें रिक्वायर्ड रेट की अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का अगर आपको उसमें रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आप यूज़ करते हो देखो असेट साइड का,
तो आप क्या करोगे, CAPM का फॉर्मूला आपके पास होता है RF प्लस बीटा असेट ले लो, RM माइनस RF कर लो, ठीक है, बीटा ऑफ असेट ले लो और RM माइनस RF कर लो, आपके पास क्या आ जाता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाता है यूजिंग दी असेट साइड, ठीक है। अगर आप लाइबिलिटी साइड का यूज़ करोगे तो लाइबिलिटी साइड पे क्या होता है, इक्विटी होती है, डेट होता है, उनकी कुछ कॉस्ट होती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे, उसको वैक बोलते थे, निकाला हुआ है आपने इंटर में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला हुआ है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होता है, जो एक इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, दैट इज़ द कॉस्ट फॉर द कंपनी, राइट। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर वैक, वैक क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हम लाइबिलिटी साइड यूज़ करके निकालते हैं। क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेते हैं, उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं, वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं। असेट साइड का यूज़ कर रहे हो तो CAPM लगा लो। अगर आप लाइबिलिटी साइड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी को और कॉस्ट ऑफ डेट को। अभी मैंने बताया जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमें पोस्ट टैक्स वाली कंसिडर करनी होती है, क्योंकि हमें टैक्स सेविंग होती है ड्यू टू दिस डेट का जो इंटरेस्ट अमाउंट हम पे करते हैं। अगर आपको KE निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आपको CAPM के फॉर्मूला से ही निकालनी पड़ेंगी, और KE इज़ व्हाट, इक्विटी की कॉस्ट, तो आपको बीटा ऑफ इक्विटी कंसिडर करनी पड़ेगी। ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का, ये मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हो, आपको बीटा असेट निकालना हो, मिसिंग फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये दो फॉर्मूलाज यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लाइबिलिटी साइड का डेटा दिया है तो आपको क्या करना है, आपको पता चल गया, आपको असेट साइड का डेटा दिया तो आपको क्या करना है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो सारे फॉर्मूलाज थे ऑफ द चैप्टर पोर्टफोलियो वो सारे हमने डिस्कस कर लिए इन डिटेल, ठीक है। इतनी ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव वैसे था नहीं, मैं चाहती थी कि एक समरी ही बने, बट स्टिल जितने ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ें समझोगे, जितनी इन डेप्थ चीज़ें आपको पता होंगी, जितने ज़्यादा रीजंस बैकअप आपके पास होंगे फॉर्मूलाज के, डेरिवेशंस के, चीज़ों के जो भी डेफिनेशन है या प्रोसेस है, सब चीज़ का जितना बैकअप अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा आप ईजीली फेमिलियर हो पाएंगे विद दीज फॉर्मूलाज, आप इनको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे इन योर क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम में या टेस्ट में या खुद भी कभी भी। चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो सारे फॉर्मूलाज थे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो सच में समझ में आई है, सारे फॉर्मूलाज आपके क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं कनेक्ट करके। चलिए, टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही हैं, जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ थी फ़िलहाल वो स्टार्ट कर दी है हमने ऑफ AFM। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का, वो आपको फिल करना पड़ेगा और आप वहाँ से टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एनरोल कर लीजिएगा फॉर दीज टेस्ट सीरीज़, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डिफरेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक अलग बात होती है, सिमिलरली अगर आप एक टेस्ट लेके बैठते हो जिसमें कि आपको डिफरेंट कहीं से भी किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो एक अलग तरीके की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, ठीक है। कोई ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट मैंने रखा हुआ है, देख लेना आप जाके, कंसिडर कर लेना अगर आपको लेना हो तो। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें सारी समझ में आ गई हो। चलिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।